हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आ गई हूं जिसका नेम वेडिंग इम्पॉसिबल है। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन लीड जिहान दिखाया जाता है जो उसी वेडिंग में आया हुआ था जहां पर हमारी फीमेल लीड आजियोंग आई हुई थी। वो अपनी फ्रेंड की वेडिंग पर उसके लिए सॉन्ग सिंग कर रही होती है। वो दोनों तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं उसके सॉन्ग को सुनते हुए। ऑडियंस में बैठा मेन लीड भी उसके सॉन्ग को काफी एंजॉय कर रहा होता है और जैसे ही सॉन्ग एंड होता है तो आजियोंग को थैंक्स कहा जाता है क्योंकि वो अपनी 13 साल पुरानी दोस्त के लिए सॉन्ग सिंग कर रही थी। पर वो जाने से पहले कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये सुनकर उसकी फ्रेंड भी हो जाती है कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो कहती है कि पहले मैं जियोन को खुश रखा करती थी, मैं उसकी फ्रेंड थी, हमेशा उसके सुख दुख में साथ रहा करती थी, पर अब मेरी जगह पर ओपा तुम जगह ले रहे हो तो ओपा हमेशा तुम इसका ख्याल रखना, मेरी जियोन को कभी भी सैड नहीं होने देना। अब तुमने मेरी पोजीशन संभाल ली है तो आपको मुझसे प्रॉमिस भी करना होगा। ये कहकर वो अपने फ्रेंड के हस्बैंड के साथ पिंक की प्रॉमिस भी कर ली थी है। अब ये सब करने के बाद वो वहाँ से चली जाती और फिर ब्राइड और ग्रूम जब दोनों साथ में चलते हुए आ रहे होते हैं तो उनकी वीडियोस वगैरह भी आजियोंग बना रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये सब कहकर उसके लिए काफी खुश भी होती है। पर हमें लास्ट में पता लगता है कि ये तो ईजुन की कोई फ्रेंड ही नहीं थी, बल्कि उसने तो इसको एक्टिंग करने के लिए बुलाया हुआ था क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहती थी कि मेरी भी एक ऐसी दोस्त है जो मेरे लिए जान देने को भी तैयार हो जाएगी, वो भी बहुत पुरानी दोस्त। अब यहाँ पर आजुन को उसकी पेमेंट दी जा रही होती है, पर आजुन अपनी पेमेंट देखने के बाद कहती है कि तुम्हें मुझे और भी पैसे देने होंगे, मैं यहाँ पर खाना खाकर भी नहीं जा रही हूँ तो मेरे खाने के पैसे भी इसमें ऐड करो। यह सुनकर एजुन उसके लिए खाने के पैसे भी ऐड कर देती है। और फिर आजुन उससे पूछने लगती है कि जो मैंने तुम्हारी पिक्स वगैरह बनाई है वो मैं तुम्हें कैसे सेंड करूँ। तो वो कहती है कि मेरा मोबाइल तो तुमसे डिफरेंट है तो मैं ये पिक्स तुमसे कैसे लूंगी। तो वो कहती है कि कोई ना कोई तो ऐप यूज करती होगी ना, मैं वहाँ पर तुम्हारी फ्रेंड बन जाती हूँ और सारी पिक्स तुम्हें सेंड कर दूंगी। अब इन सब बातों के बाद जियोन उससे कहने लगती है कि जो भी कहो तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, सबको तो सच में ऐसा लग रहा था कि तुम मेरी फ्रेंड हो और मेरे हस्बैंड को भी ऐसा ही लग रहा था। उसे हमेशा मेरी फिक्र रहती थी कि मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं है जो मेरा ख्याल रखे। पर जब उसे तुम्हारे बारे में पता लगा तो वो बहुत खुश हुआ। तो आजुन उसे कहने लगते है कि अब अपने हस्बैंड को समझा दो कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है और अब वैसे भी वो तुम्हारे पास आ चुका है तो उसे तुम्हारा इसी तरह ख्याल रखना होगा जैसे मैं रखा करती थी, मतलब कि फेक वाला ख्याल। मैं चाहे तुम्हारी फेक फ्रेंड थी पर तुम्हारा हस्बैंड तो रियल है ना। अब हमें इधर जिहान दिखाया जाता है जो एक फैमिली के पास आया हुआ था। उसने अपना एक अच्छा फ्रेंड भी बनाया हुआ था, उसका नेम हेयोंग होता है। हेयोंग तो अपने डैड से यही कह रहा होता है कि डैड अभी आपको इसको अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देनी चाहिए, पर उसका डैड बिल्कुल भी तैयार नहीं होता इसको अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए। और ये लड़का कोई और नहीं था बल्कि जिसकी आज शादी हो रही थी ये वही लड़का था। जिहान भी कहने लगता है कि अगर तुम्हारे डैड नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, बट वो अपने डैड से कहने लगता है कि नहीं डैड आपको देनी होगी। जिहान तो दिल में खुश हो रहा होता है कि मैं यही तो चाहता हूँ। हेयोंग तो अपने डैड को काफी इमोशनल भी कर देता है, यहाँ तक कि जिहान उसके आगे स्टैंप लगाने के लिए इंक वगैरह भी करने लगता है कि अच्छे से लग जाए। पर उसके डैड तो अभी तक मान नहीं रहे होते, पर बेटा भी उसी जिद पर अटका हुआ था, इसलिए अपने डैड को मनवाकर उस पर डैड से स्टैंप वगैरह लगवा देता है। अब जिहान तो उन पेपर्स को पकड़कर काफी खुश होकर बाहर आ रहा होता है, तभी उसके आगे से एक लड़की से टक्कर हो जाती है जो आजंग की होती है। अब दोनों अपने अपने पेपर्स उठाने लगते हैं और एक पेपर आजंग का ली जिहान के पाँव के नीचे होता है तो वो उसे धक्का देकर अपने पेपर को भी उठा लेती है। तो वो कहने लगता है कि ये तुम्हारा क्या तरीका है सॉरी करने का। तो आजंग भी कहती है कि मैंने तुम्हारे पेपर के ऊपर पाँव नहीं रखा बल्कि तुमने मेरे पेपर के ऊपर पाँव रखा है तो मैं तुमसे सॉरी क्यों करूँ। तो जिहान कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता मेरे पेपर कितने एक्सपेंसिव है। पर आजंग को तो उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता तो वो भी अपना पेपर दिखाने लगता है कि ये देखो रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट है। पर अभी भी आजंग उसकी बात को सीरियस नहीं लेती बल्कि उसके पेपर को पकड़ने के बाद उस पर एक किस करके उससे अपनी लिपस्टिक और लिप्स का निशान दे देती है और कहती है कि तुमने मेरे पेपर को ज्यादा खराब किया था। ये कहकर वहाँ से चली गई थी, वो तो असल में इसके पेपर को खराब कर रही थी। अब वहाँ से जाते हुए आजंग को भी एक कॉल आती है और वहाँ पर खड़े हुए जिहान को भी एक कॉल आती है। अब दोनों को कॉल पर सेम ही बात बताई जा रही थी कि एक पर्सन यहाँ पर आ रहा है, पर आजंग के लिए उसका पुराना बेस्ट फ्रेंड आ रहा था और जिहान के लिए हेयोंग नाम का कोई आ रहा था यहाँ पर। और वो तो इस बारे में सुनकर काफी खुश भी होता है। और इसके बाद हमें हमारा सेकंड मेन लीड दोहान दिखाया जाता है जो जिहान का ही भाई होता है। वो बाहर से वापस कोरिया आ रहा था, वो एक पिक को देख रहा होता है। उसी पिक को देखते हुए उसे याद आता है कि किस तरह उसने एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड की थी क्योंकि उसे लड़कियों से ज्यादा लड़कों में इंटरेस्ट था। अभी उस पिक को देख ही रहा होता है तभी एक एयर होस्टेस उसके पास आती है और उसे कहती है कि क्या आप सर मेरे साथ आ सकते हैं। ये कहकर उसे वीआईपी सीट पर ले जाती है जहाँ पर हमारी सेकंड फीमेल लीड यून चाइवॉन बैठी होती है। अब उसे देखकर ये उसके साथ तो बैठ जाता है, कहने लगता है कि तुम यहाँ यूरोप कब आई। तो वह कहती है कि ऐसा लग रहा है कि हमारी शादी होने वाली हो। और एक रिपोर्टर जो आगे बैठा हुआ था उसको भी दिखाने लगते है कि ये देखो ये रिपोर्टर हम दोनों की पिक्स लेगा और जब हमारी न्यू ब्रांड की प्रमोशन होगी तब ये पिक्स को एक स्कैंडल करके दिखाएगा कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद दोहान कहने लगते है कि क्या तुम इन पिक्स की रिस्पॉन्सिबल हो और तुमने न्यूयॉर्क में किसी को मेरे पीछे भेजा हुआ था मेरा पीछा करने के लिए। तो कहते हैं कि तुम गलत समझो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये रिपोर्टर भी मैं अपने साथ नहीं लेकर आई बल्कि तुम्हारे भाई जिहान ने इसको मेरे पीछे लगाया हुआ है। देखो तुम्हारे ग्रैंडपा और मेरे डैड ने पहले से सोच कर रखा हुआ है कि हम दोनों की शादी होगी और उन्होंने आइडियाज वगैरह भी बना लिए हैं। तुम्हारे ग्रैंडपा तो कुछ आइडिया पहले से सेल कर चुके हैं। ये सुनकर कहने लगता है कि एक तो मेरा छोटा भाई जिहान भी कुछ इसी कामों पर लगा हुआ है, वो भी कुछ न कुछ सेल कर रहा है। ये सब बातें सुनकर चाइवॉन कहने लगती है कि अगर मुझे शादी करनी होती इसी फैमिली में तो मैं तुम्हारे छोटे भाई को ज्यादा प्रेफर करती क्योंकि वो बिल्कुल मेरी टाइप का है, तुम बिल्कुल मेरी टाइप के नहीं हो। जिहान तो बहुत ज्यादा क्यूट है। तो ये सब बातें सुनकर दोहान कहने लगता है कि जितना मर्जी उसको प्यार दिखा दो। तो चाइवॉन कहने लगती है कि अब तुम बताओ तुम आगे क्या करने वाले हो क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार तो हमारी सच में शादी हो जाएगी। अब चाइवॉन भी ये बात सुनने के बाद कुछ सोच में डल जाता है और इधर जिहान दिखाया जाता है जो जा रहा होता है तो रास्ते में कुछ फ्रूट्स वगैरह भी ले लेता है और उन्हीं फ्रूट्स को वो सभी लोगों को देता है जो मीटिंग में होते हैं। वहाँ पर एक प्रोजेक्ट के बारे में बात चल रही होती है पर उस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा होता क्योंकि कहा चाहता है कि शॉपिंग मॉल तब तक नहीं बनेगा जब तक वहाँ पर बनी पहली वाली चीज को लिया नहीं जाएगा। ये सुनते साथ ही वो कहने लगते हैं कि बस अगर इतनी सी रीजन है तो ये रीजन भी अब नहीं रहेगी। ये कहकर उन्हें फाइल देते हैं जिससे पता लगता है कि वो बिल्डिंग भी सेल हो चुकी है, मतलब कि इन्होंने बाय कर ली है और अब मॉल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये देखकर तो वो चुप हो गया था और जिहान भी इस काम को करने के बाद काफी खुश
खुश होता है, बाकी लोगों के साथ बाहर आ जाता है। जब बाहर आता है तो उसका टीम लीडर उसके एम्प्लॉय कार्ड को पकड़ते हुए उसे कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ बाहर आना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ से एक दूसरी साइड पर जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। ये कहकर वो जिहान को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। पर उसके जाने के बाद बाकी एम्प्लॉयज जिहान के बारे में कहने लगते हैं कि वो इतने अच्छे से काम करता है, पर भी हमारे सीनियर उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे वो उनका नौकर हो। तो दूसरा लड़का कहने लगता है कि क्या पता वो किसी फेवर के लिए ये सब काम कर रहा हो। और ये भी र्यूमर हर जगह पर है कि हमारा जो टीम लीडर है वो शायद चेयरमैन का बेटा है। पर पता लगता है कि ये र्यूमर सच में सच थी। जैसे वो थोड़ी दूर कार लेकर जाता है तो खुद कार से उतरने के बाद हमारे जिहान के लिए डोर ओपन करता है और उसको ड्राइविंग सीट से पीछे वाली सीट पर बिठाने के बाद खुद ड्राइविंग करने लगता है। और एम्प्लॉय वाले रिलेशन से बाहर आकर वो बहुत ही ज्यादा एहतराम से जिहान को बुलाने लगता है और उनमें काफी बातें भी होने लगती है। यहाँ तक कि ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी के बारे में भी बात होती है कि अटर्नी हम यहाँ पर आ रहे हैं और कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडपा बुला रहे हैं, वो भी विल को रिवाइज करने के लिए। ये सुनकर तो जिहान खुश हो जाता है कि इसी वजह से क्या ग्रैंडपा दोहान को बाहर से बुला रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ शायद इसी वजह से बुलाया जा रहा हो। ये सुनकर वो जल्दी से दोहान को कॉल करने लगता है कि इसका मतलब वो पहुंच भी गया होगा। और इधर हमें दोहान दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आजुंग को मिलता है, क्योंकि आजुंग ही उसे रिसीव करने के लिए आई हुई थी। वो भी काफी खुश होता है आजुंग को देखने के बाद। तो आजुंग उसे कहने लगती है कि तुम इतना लंबा सफर करके आए हो पर इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हो और ना तुम्हारे अंदर से कोई स्मेल आ रही है। तो दोहान उसे कहने लगता है कि तुमने तो बोला था कि तुम मुझे लेने के लिए नहीं आओगी, तुम बिजी हो, इसलिए मैंने टैक्सी भी बुलवा ली थी। तो वो कहती है कि हाँ मैं बिजी थी पर फिर भी मैं तुम्हें लेने के लिए आई, क्योंकि 15 साल का मेरा बेस्ट फ्रेंड आखिर बाहर से आ रहा था कोरिया में 5 साल बाद। तो ये चांस मैं कैसे जाने देती अपने दोस्त को ना लेने आने का। अब दोनों काफी हंसते हुए साथ में जा रहे होते हैं। उन्हें जाते हुए चाइवान भी देख रही होती है जो पीछे रह गई थी और दोहान उसको अपने साथ नहीं लेकर गया था, जैसे वो इसके साथ आई ना हो। अब जिहान के पास भी वो पिक पहुंच जाती है जो दोहान एक लड़की के साथ होता है, मतलब आजुंग के साथ, पर उसे इस लड़की की पहचान बिल्कुल भी नहीं आती, जैसे उसने पहले कभी भी इसको नहीं देखा, जबकि इसकी टक्कर भी इससे हुई थी। अब वो समझ नहीं पा रहा होता है कि दोहान के साथ ये लड़की कौन थी। और इधर दोहान भी अपनी आजुंग के साथ काफी एंजॉय कर रहा होता है। उसकी कार को देखकर कहता है कि वाह बड़ी अच्छी कार है, काफी अच्छा कमा रही हो। और उसके पीछे पड़ी एक मूवी की स्क्रिप्ट को देखकर कहता है कि तुमने तो बोला था कि तुमने एक्टिंग के करियर को छोड़ देना है, वो भी ये बात तुमने 5 साल पहले बोली थी, पर अभी तक तुमने ये काम नहीं छोड़ा, अच्छी बात है। और उसे कांग्रेचुलेशन वगैरह कहने लगता है कि तुम्हें अच्छे काम मिल रहे हैं। तो वो भी इसे कहती है कि अगर तुम मुझे कांग्रेचुलेशन करना चाहते हो तो तुम्हें हर उस बात को भूलना होगा जो तुम्हारे साथ लास्ट टाइम मेरी एंडिंग हुई थी। ऐसे समझो वो सीजन 1 था और ये सीजन 2 है। तो फिर दोहान उसे पूछने लगता है कि अच्छा ठीक है सब कुछ भूल जाऊंगा, ये बताओ वो कौन सा ड्रामा है और कब एयर होने वाला है, मैं भी उस ड्रामे को देखूंगा। ये सुनते साथ ही आजुंग तो इसकी बात को चेंज करते हुए कहने लगते है कि तुम मेरे बारे में छोड़ो, अपने बारे में बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहने लगता है कि ग्रैंडपा ने फिर से मुझे बुला लिया और ये कहकर बुलाया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर मुझे पता है कि अब की बार भी ये बहाना होगा और वो मुझे जानबूझकर बुला रहे हैं यहाँ पर फिर भी क्या हुआ, मैं दोबारा से पागल बन गया हूँ। ये सुनकर आजुंग कहने लगती है कि मैंने कभी तुम्हारी फैमिली के बारे में नहीं सुना, पर दोहान भी इसको अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा होता। और फिर हमें ग्रैंडपा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा तो बेड पर लेटे हुए थे, पर उनकी जो ग्रैंड डॉटर होती है, उनके जो हस्बैंड होते हैं, वो ग्रैंडपा से सॉरी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने कंपनी में कुछ ऐसे काम कर दिए थे जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा था ना कि फायदा। पर ग्रैंड डॉटर की बात समझाने की ट्राई कर रही होती है कि मेरे हस्बैंड ने बस यही सोचा था कि आपकी कंपनी को फायदा पहुंचाया जाए, उसने ये नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा, आप यकीन तो करें। पर ग्रैंडपा उसकी बात नहीं सुन रहे होते और ग्रैंड डॉटर तो सियोंगा को बुलाते हुए कहने लगती है कि आप भी तो कुछ बोले ना। तो वो कहती है कि मैं क्या बोलूं, हर चीज तो सामने है कि इसने कंपनी में क्या किया। पर वो लड़का कहने लगता है कि ये सब फेक न्यूज भी तो हो सकती है ना, वो तो अपनी बात पर अटका हुआ था। इतने वहाँ पर जिहान आ जाता और आते साथ कहने लगता है कि सॉरी ग्रैंडपा मैं थोड़ा लेट हो गया। अब जिहान की आवाज सुनकर ग्रैंडपा उसे देखने लगता है और फिर हमें दोहान दिखा जाता है जिसको आजुंग वहाँ तक छोड़ देती है जहाँ तक उसे छोड़ने के लिए आई थी। और दोहान उसे कहने लगता है कि क्या हम कॉफी और नूडल्स वगैरह खाने के लिए चले। ये सुनकर कहती है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता जाने के लिए, पर दोहान कहता है कि जब भी तुम्हारे पास टाइम हो हम तभी खाने के लिए जाएंगे। ये बात सुनकर वो वहाँ से चली तो जाती है, पर जाने के बाद उसे दोबारा से दोहान को कॉल करती। दोहान कहता है कि अब मेरा क्या रह गया तुम्हारे पास। तो वह कहती है कि तुम्हारा कुछ नहीं रहा, बल्कि मैं तुम्हारी पॉकेट में कुछ छोड़ कर गई हूँ। ये बात सुनकर वो अपनी पॉकेट देखने लगता है तो उसमें वो इन्वेलप रख के गई थी जिसमें काफी पैसे होते हैं और वो उसे ये कहती है कि तुम इन्हीं पैसों से नूडल्स वगैरह खा लेना, क्योंकि मुझे लगता है मैं फ्री नहीं हो पाऊंगी, तो तुम खुद ही अपने एंजॉय कर लेना। पर दोहान कहने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो कहती है कि दोस्त यही तो होते हैं, जो दोस्त चाहते होते हैं बस वो कर देना चाहिए, कभी भी पहले बता कर नहीं करना चाहिए। अगर मैं पहले बता देती तो क्या तुम ये पैसे अपने पास रखते, तुम इन पैसों का जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, आखिर तुम कोरिया में आए हो। दोहान तो उसकी बातों से काफी खुश होता है और इधर आजुंग का वेट हो रहा होता है और जैसे आजुंग आती है तो वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया, तो तुम इतनी लेट क्यों हो गई थी, तुम्हें अब जल्दी से ये ड्रेस चेंज करना होगा, मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस सबसे बचा कर रख रही थी। अब आजुंग भी अपने एक्टिंग वाले रूप में आ जाती है और वहाँ पर काफी अच्छे से एक्टिंग करी होती है, पर उसका साइड रोल ही होता है और वो भी बहुत कम सीन्स होते हैं। पर फिर भी आजुंग इस बात को बर्दाश्त करी होती है क्योंकि उसकी एक्टिंग को पहचाना नहीं जा रहा था और ना ही कोई उसको अच्छा रोल मिल रहा था। बट फिर भी वो कॉफी को पकड़ने के बाद डायरेक्टर के पास पहुंच जाती है और उन्हें कॉफी देते हुए कहने लगती है कि आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। ये देखकर वो उसे साइड पर ले आते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या हो गया। तो वो कहती है कि आप भी मुझे अच्छा सा काम देना और मैं दोबारा कभी भी लेट नहीं होंगी, और उसे लेट होने पर डांट पड़ रही होती है। बट डायरेक्टर उसकी एक भी बात नहीं सुनते और एक मसले के लिए वो वहाँ से चले जाते हैं। पर पता लगता है कि वहाँ की फीमेल लीड का मसला होता है जो इस ड्रामा में लीड में थी और उसका नेम नारी होता है। नारी हॉर्स से बहुत ही ज्यादा डरती होती, इसलिए उसे हॉर्स राइडिंग नहीं करनी होती और कहने लगती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। पर डायरेक्टर उसे मना रहा होता है कि तुम्हें ये करना होगा, तुमने खुद ही तो बोला था कि तुम ये कर लोगी, तो अब तुम्हें क्या हो गया है। तो दूसरा बताने लगता है कि जब ये उसको कैरेट खिला रही थी तो इसके हाथ पर उसने काट लिया, जो भी कुछ छोटी सी चोट होती है, और इसी चोट को वो लेकर बैठी हुई थी। अब यहाँ पर डायरेक्टर को गुस्सा आ रहा होता है कि रात हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, हमने शूटिंग भी करनी और ये जगह हमने रेंट पर ली हुई है। पर नारी तो मानने के लिए तैयारी नहीं हो रही होती। इतने पीछे से आजुंग आ जाती है जो आकर कहने लगती है कि क्या मैं इसके सीन को कर सकती हूँ। तो वो लोग इसको चांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे वो हॉर्स राइडिंग करी होती है तो डायरेक्टर तो ये देखकर खुश हो जाता है कि इसको इतनी अच्छी हॉर्स राइडिंग कैसी आती है। तो पास में खड़ा लड़का
लड़का उन्हें बताने लगता है कि इसने इनके सीख ली थी कि शायद कभी जरूरत पड़ सकती है और इसने काफी अच्छी हॉर्स राइडिंग कर ली थी। डायरेक्टर भी काफी इंप्रेस हो गए थे और आजुंग भी खुश होती है। बाकी जो साइड रोल वाली एक्ट्रेस होती है उनके साथ आजुंग भी बैठी हुई थी। वो लोग तो अपने आप को मेकअप वगैरह कर रही होती है, पर आजुंग के साथ भी बात कर रही होती है कि तुम्हें वो लोग अच्छा रोल नहीं देते, बल्कि नारी की जगह पर तुम्हें हॉर्स राइडिंग करने के लिए बिठा दिया। तो वो कहती है कि कुछ नहीं होता और फिर आजुंग उसकी कार भी उसे वापस करने लगती है, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड की कार लेकर गई थी, उसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और कहने लगती है कि तुम्हारी कार की हिफाजत मैंने ऐसे की जैसे कि वो मेरा एक ऑर्गन हो। तो उसकी फ्रेंड्स उसे कहने लगती है कि तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा डायरेक्टर और अपने दोस्तों के सामने एक्टिंग करना, क्योंकि आजुंग हमेशा से उन्हें यही फील करवाती आई कि उसकी दोस्त को किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बट उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो लोगों से कहने लगती है कि जैसे मैं दोहान का फेस देखती हूँ तो मेरी एक्टिंग खुद ब खुद बाहर आ जाती, मैं खुद ब खुद बोलने लगती हूँ, तो मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं होती। तो वो लोग भी कहने लगते हैं कि तुम्हें ना मेन रोल मिलना चाहिए, कब तक हम नारी जैसी एक्ट्रेस की एक्टिंग को बर्दाश्त करते रहे, बहुत ही घटिया एक्टिंग करती है। पर वो दोबारा से आजुंग के ऊपर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने फ्रेंड से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बल्कि उसे सच बता दो और उसके साथ वैसी रहो जैसी तुम हो, तुम्हें इस तरह का कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आजुंग उन्हें कहने लगती है कि कभी भी अपने दोस्त के सामने ड्रिंक ना करना, अगर ड्रिंक कर भी लो तो ड्रंक ना होना। वो अपनी एक स्टोरी उन्हें बताने लगती है कि मैं दोहान के साथ होती हूँ तो मैंने काफी सारी ड्रिंक कर ली थी, उन लोगों को भी मारना स्टार्ट कर दिया जो लोग मेरे साथ बुरा कर रहे थे, इसलिए मैं जेल में आ गई और दोहान भी मेरी वजह से जेल में था। और वो लोग तो बहुत सच्चे बन रहे थे, पर मैंने भी उनके सामने उन्हें बोल दिया कि तुम लोग एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, तो मेरे साथ इस तरह की हरकतें करने की क्या जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम लोगों को मारा। ये सुनकर इंस्पेक्टर कहने लगता है कि दोनों ने मिलकर तुम लोग को तीनों को मारा। तो वो कहते हैं कि दोनों ने मिलकर नहीं मारा, इस लड़की ने अकेले हमें मारा है। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता, पर आजुंग की एक्टिंग और बातों की वजह से वो लोग उसे जेल से रिहा कर देते हैं। और बाहर आने के बाद वो दोहान से कहने लगते हैं कि मैंने एक्टिंग को छोड़ देना, ये लोग बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते मेरे साथ। पर दोहान उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर आजुंग तो काफी ज्यादा रोने लगती है और ये वही बात होती है जो आजुंग ने दोहान को भूलने को कहा था और कहा था कि वो सीजन 1 था, अब मैं सीजन 2 वाली हूँ। और यही सब बातें वो अपनी दोस्तों को बता रही होती है कि इतना एम्बैरेस मैंने कभी भी किसी के सामने फील नहीं किया था और वो तो बहुत अच्छी लाइफ गुजारा है, बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है और काम करता है न्यूयॉर्क में, और मैं अभी तक ऐसी हूँ। ये काफी सैड होने वाली मेरे लिए बात है। तो वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि एक आपका कोई क्लोज फ्रेंड आपसे डिफरेंट लाइफ में जीने लगे, दुनिया सेम होगी बट दोनों की लाइफ डिफरेंट होगी। तो वो कहती है कि बस कुछ टाइम का तो नाटक करना, उसके बाद तो वो न्यूयॉर्क वापस चला जाएगा और जब वो काम में बिजी हो जाएगा तो वो हर चीज भूल जाएगा कि मैंने कौन सा ड्रामा करना था और क्या करना था। मैं तो बस उसे अपनी एक अच्छी साइड दिखाना चाहती हूँ जब तक वो यहाँ पर है। आजियोंग जो जा रही होती है अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ, अभी पीछे से नारा की आवाज आती है जो आजियोंग को रोक रही होती है और कहने लगती है कि तुमने आज कितनी मेहनत की ना, तुमने मेरी जगह पर हॉर्स राइडिंग भी की जबकि तुम्हारा फेस भी नजर नहीं आएगा। तो वो कहती है कि ऐसी भी कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हारा बस फायदा ही उठाया है, बल्कि थैंक्स तो मुझे तुम्हें करना चाहिए। अब नारा उसकी ये बात सुनकर कहने लगती है कि तुम कितनी अच्छी हो ना, मुझे भी तुम्हारी तरह हॉर्स राइडिंग क्लब को ज्वाइन कर लेना चाहिए था जब मैं स्कूल में होती थी, जिस तरह तुमने ज्वाइन किया था। तो आजियोंग उसे कहने लगती है कि तुमने ज्वाइन नहीं भी किया था, अभी तो तुम्हें मेन रोल ही तो मिल रहा है। ये बात सुनकर नारा कहने लगती है कि और तुम्हें भी तो एक्स्ट्रा रोल मिलता है ना, और हमने काफी ड्रामास में एक साथ काम भी कर लिया है। तो आजियोंग कहने लगती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, अब हमें इस ड्रामा वाली मीटिंग को यहीं पर एंड करना चाहिए। तो नारा कहती है कि क्यों ना हम साथ में डिनर करें, मेरे मैनेजर से मेरा शेड्यूल पूछ लो और जो टाइम मेरा फ्री होगा हम डिनर करेंगे साथ में। अब यहाँ पर इनकी डील डन हो जाती और नारा भी जाने लगती है और वो भी अपने घर की तरफ जाने लगती है। और ये तीनों दोस्तें ही नारा की बातों से तंग आ चुकी थी। और इधर हमें दोहान दिखाया जाता है जो घर पर पहुंच गया था और ग्रैंडपा से कोई भी बात नहीं कर रहा होता। जिहान कहने लगता है कि तुम्हें ग्रैंडफादर को बताना चाहिए कि तुम उनकी हेल्थ को लेकर परेशान होते रहे हो, पर दोहान तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ था, इसलिए कुछ बोल ही नहीं रहा होता। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि हाँ ना बोलो, मुझे भी झूठ सुनने की आदत नहीं है, ऐसी मुझे मस्के लगाने की जरूरत नहीं है, और अब अगर सब लोग यहाँ पर हो तो मुझे भी ये बात कर देनी चाहिए। दोहान तुम्हें जल्दी ही चाइवॉन से शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुम भी तायांग ग्रुप के साथ मिल पाओ और इससे हमारी कंपनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। अब इस बात पर सभी लोग बोरे होते हैं कि ग्रैंडपा ठीक नहीं करे। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरा कोई पता नहीं मैं कब गुजर जाऊँ, इससे पहले मुझे अपने ग्रैंडसन को अपनी सारी चीजें दे देनी चाहिए, आता है कि कंपनी में उसके हाथ में दे देनी चाहिए, और तुम लोग करती क्या हो। ये कहकर सभी के एक एक करतूत गिनवाने लग जाते हैं जो भी उन्होंने गलत काम किए होते हैं। एक ने तो अपना लाइसेंस ही सस्पेंड करवा लिया था, तो वो ऐसे लोगों के हाथ में अपनी कंपनी नहीं देना चाहते थे, बस अपने ग्रैंडसन पर यकीन करते हैं। तो दूसरा उनका ग्रैंड डॉटर इन लॉ कहने लगता है कि ये 5 साल तो बाहर गुजार कर आए, इसे तो पता भी नहीं है कंपनी कैसे संभालते हैं, तो आप ऐसे इंसान के हाथ में कंपनी कैसे दे सकते हो। पर ग्रैंडपा तो उन्हें गिनवाने लगते हैं कि अगर हम तायांग ग्रुप में शादी करते हैं तो हमें कितना फायदा हो सकता है, इसीलिए ये सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा और तुम लोगों को इसमें बोलने का जरा भी हक नहीं है। ग्रैंडपा की इन बातों से जिहान तो सबसे ज्यादा खुश होता और वो यही चाहता था कि दोहान इस कंपनी को संभाले, किसी के हाथ ये कंपनी ना आए। पर यहाँ पर दोहान कह देता है कि मेरी और चाइवॉन में पहले से बात हो चुकी है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते, तो इस बात को यहीं पर खत्म करते, हम दोनों में तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। अब उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जिहान भी हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है, ये शादी क्यों नहीं करना चाहता, और ग्रैंडपा भी उसको डांटने लगते हैं। अब जिहान वापस रूम में आने के बाद दोहान को काफी ज्यादा डांटा होता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारी इतनी मेहनत है इस कंपनी में और तुम ऐसी कंपनी को कैसे बर्बाद होने दोगे, वो भी उन लोगों के हाथ में देकर जो पहले से नहीं चाहते कि कंपनी हमारे पास आए, और तुमने ये वाला चांस भी अगर खो दिया तो फिर क्या होगा। मैंने पता नहीं इस कंपनी के लिए क्या क्या काम किया, यहाँ तक कि गार्बेज भी उठाने के लिए गया था। ये सब वही काम बता रहा होता है जो वो करता आ रहा था, और ग्रैंडपा का ग्रैंडसन खुद को नहीं बताता था क्योंकि वो कंपनी के हालात को देखना चाहता था और देखना चाहता था कि लोग किस तरह का काम कर रहे हैं। और जिहान जो उसके लिए साथ में खाना भी बना रहा होता है, तो दोहान से कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें कैरेट नहीं पसंद तो चीज में से कैरेट को निकाल दिया जाए, बल्कि कभी कभी वो चीजें भी करनी पड़ती है जो आपको पसंद नहीं होती। तुम्हें ग्रैंडपा जैसा कह रहे हो तुम्हें बस वैसे ही कर लेना चाहिए, वो शादी करने को बोल रहे हो तो तुम शादी कर लो और कंपनी अपने हाथ में ले लो। उसकी सब बातें सुनकर दोहान कहने लगता है कि तुम क्यों नहीं शादी कर लेते और तुम्हें क्यों नहीं कंपनी को संभाल लेते, मुझे ये कंपनी नहीं चाहिए और ना ही चाइवॉन के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स है।
है तो मैं किसी ऐसी इंसान से शादी कैसे कर सकता हूँ जिसके लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स भी नहीं है। और तुम भी तो छोटे बेटे हो ना, तो तुम्हें क्यों नहीं बनाते, मुझे क्यों बनाने पर लगे हुए हैं। ये बात सुनने के बाद जिहान चुप सा हो जाता है और इस बात के बारे में तो हमें आगे जाकर पता लगेगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ग्रैंडपा बस दोहान को कंपनी देना चाहते, जिहान को नहीं देना चाहते। पर जिहान दोहान की बातों से भी गुस्सा नहीं होता। कहीं लगता है कि अगर तुम कंपनी ले लेते हो तो तुम आसान आसान काम कर लेना, मैं मुश्किल वाले काम कर लूंगा, तुम्हें ज्यादा संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसको खाना देने के बाद उसके सामने बैठकर उसे समझाने लगता है कि जैसे सॉकर टीम में मेसी है, इसी तरह वॉलीबॉल टीम में किम यॉन है, और अगर कंपनी में तायोन जैसी कंपनी होगी तो हमारी कंपनी बहुत अच्छे से जाएगी। जिस तरह बाकी टीम्स अपना काम करती इसी तरह हमने भी अपना काम करना है। तुम इस बात को समझते क्यों नहीं हो। पर जिहान तो अभी भी उसकी बात नहीं समझना चाह रहा होता और गैराज में आकर अपनी सभी कार्स को देखकर कहने लगता है कि अगर हम यूज नहीं करते तो इन्हें सेल कर देना चाहिए ना। पर जिहान दोहान से कहने लगता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसको तुमने छुपा कर रखा हुआ है न्यूयॉर्क में, अगर है तो तुम्हें बता देना चाहिए, तुम इस वजह से शादी नहीं करना चाहते। ये बात सुनकर जब दोहान चुप हो जाता है तो जिहान को समझ आ जाता है कि तुम इसी वजह से शादी नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में पहले से एक लड़की है। ये कहकर अपने मोबाइल से एक पिक भी दिखाने लगता है कि क्या ये वही लड़की जो तुम्हारे साथ एयरपोर्ट पर थी। दोहान इस बात का तो आंस नहीं देता, बल्कि जिहान से ये कहने लगता है कि क्या रिपोर्टर को तुमने मेरे पीछे भेजा था, और न्यूयॉर्क में भी रिपोर्टर को मेरे पीछे तुमने ही लगाया था ना। तो वह कहने लगता है कि हाँ मैं क्यों ना लगाऊं, तुमने मुझे कभी अपने न्यूयॉर्क वाले घर का एड्रेस ही नहीं बताया, तो मुझे पता भी तो लगवाना था कि तुम वहाँ पर क्या करते हो। मैं तो तुम पर इतना ट्रस्ट करता हूँ पर तुमने कभी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। तो दोहान कहने लगता है कि हाँ वही मेरी लवर है और अब मुझे कभी भी शादी के लिए दोबारा मत कहना। ये कहकर दोहान वहाँ से चला जाता है। जिहान देखता ही रह गया था कि सच में क्या ये इसकी लवर है। यहाँ तक कि पिक को जूम कर करके भी देख रहा होता है। और इधर हमें आजियोंग के मॉम डैड दिखाए जाते हैं जो अपनी फैमिली के घर पर आए हुए थे। वो लोग आजियोंग के बारे में पूछे होते हैं कि वो क्यों नहीं आई, उसे आना चाहिए था, क्या वो इतनी बिजी रहती है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ वो इतनी बिजी रहती है कि हमसे भी उसकी मुलाकात नहीं होती। पर छोटा बच्चा बोल देता है कि मैंने देखा था आजियोंग को, वो भी एक लड़की के साथ भागते हुए। ये बात सुनकर उसकी माँ फौरन से अपने बच्चे को चुप करवाने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस ओनिको को ज्यादा ही पसंद करता है। पर वो लोग कहने लगते हैं कि चाहे वो जितनी भी बिजी हो पर उसे इस तरह के फैमिली गैदरिंग में आना चाहिए। तो आजियोंग के डैड कहने लगते हैं कि अगर वो यहाँ पर आ भी चाहती है तो तुम लोग उसे क्या ही बोलोगे कि उसे डेटिंग करनी चाहिए, अपने लिए कोई लड़का ढूंढना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए ना। तो वो लोग कहते हैं कि हम अच्छा ही तो सोचते हैं कि इतनी बड़ी हो जाएगी तो उसे कोई रिश्ता भी नहीं मिलेगा, तो उसे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, कब तक एक्टिंग के करियर में धक्के खाती रहेगी, इससे उसका कुछ भी नहीं होने वाला। और इधर हमें घर पर आजियोंग दिखाई जाती है जो उससे कह रही होती है कि जब मैं फैमिली के साथ जाना चाहती तो वो लोग मुझे लेकर क्यों नहीं जाते और बगैर बताए चले जाते हैं। ये सब बातें कर करके गुस्सा हो रही होती है, तभी उसके मॉम डैड आ जाते हैं। तो आजियोंग भी उन्हें कह देती है कि आप लोग मुझे अपनी फैमिली रजिस्टर से भी रिमूव क्यों नहीं कर देते, क्योंकि आप लोग आके मुझे अपनी बेटी जो नहीं मानते, कभी भी मुझे अपने साथ लेकर गए हो। इतने पीछे से आजियोंग का भाई आ जाता है जो आकर कहने लगता है कि तुमने मेरी आइसक्रीम खाती हो ना। ये बात कहकर उसका भाई तो वहाँ से चला गया था, पर उसके जाने के बाद आजियोंग के डैड कहने लगते हैं कि हनी हमें आजियोंग को ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहिए ना। तो वो कहते हैं कि हाँ भेज देना चाहिए। पर उसके डैड कहते हैं कि तुमने तो हमेशा बोला था कि तुम अपनी बेटी को सपोर्ट करोगी। तो वो कहते हैं कि मैंने 10 साल पहले ये बात बोली थी, 10 साल बाद तो रिवर्स और माउंटेन्स भी चेंज हो जाते, तो मैं चेंज क्यों ना हूँ। उनकी ये सब बातें सुनने के बाद तो आजियोंग तो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। और इधर हमें जायोन दिखाई जाती है जो जिहान की कंपनी में आई हुई थी, और जिहान तो सबके सामने उसे सीईओ कह रहा होता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातें वगैरह करने लगते। जिहान तो उसे दोहान की गर्लफ्रेंड के बारे में भी बता देता है। तो वो कहती है कि हाँ मैंने पहले से उसे देखा हुआ है। तो वो कहता है कि वो उसकी हाई स्कूल की क्लासमेट है और ये भी पता है कि वो एक एक्ट्रेस है, पर उसके बारे में जब सर्च किया तो कुछ भी पता नहीं चला। पर जायोन कहने लगती है कि मैंने पहली बार सुना है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, और वैसे भी मुझे दोहान से शादी करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बात वो जिहान को भी बता देती है। तो जिहान उसकी बात सुनकर कहता है कि सीईओ आप भी बहुत अच्छी और मेरा दोहान भी बहुत अच्छा है, तो आपको उसे एक चांस तो दे देना चाहिए ना। वो आपका इतना ख्याल रखेगा जितना वो खुद का भी ख्याल नहीं रखता। जायोन उसे कहने लगती है कि तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है। तो कहता है कि मैं तो आपका पहले से ख्याल रखता हूँ। और इधर हमें आजियोंग के सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आजियोंग अपनी बारी का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक कार आती है और उस कार में कोई और नहीं होता बल्कि जिहान होता है। और जिहान उसे देखते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हें आजियोंग का पता है, पर पता नहीं होता कि आजियोंग तो उसके सामने खड़ी है। और इधर हमें दोहान दिखाया जाता है जो उस सीन वेलप को देख रहा होता है जो आजियोंग ने उसे दिया था, और उसको स्कूल का टाइम याद आ रहा होता है जब बच्चों को उसके बारे में पता लग गया था कि वो लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता और वो इक्के है। इसी बारे में लड़कियां गॉसिप कर रही होती है, कहने लगती है कि ये तो मुझे पहले से भी ज्यादा क्यूट लग रहा है। और उनकी ये सब बातें आजियोंग भी सुन रही होती है, उससे तो बर्दाश्त नहीं होता। और उन तीनों लड़कियों से जाकर कहने लगती है कि तुम लोगों को पता है ना कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि हाँ हमें पता है, इसलिए तो तुम लेट नाइट वाली स्टडी भी नहीं करती हो और ना ही एक्टिंग स्कूल जाती हो ना। तो वो कहती है कि मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं करती होती हूँ, और अब तुम लोगों की प्रेजेंट से एक पास की बहुत बुरी हिस्ट्री बनने वाली है, वो भी एक एक्ट्रेस के हाथ हो। ये कहकर उनके बाल नोचने लगती और तीनों लड़कियों के साथ अच्छी खासी लड़ाई वगैरह करती, उन्हें मारती भी है। तभी बच्चे आकर उन लोगों को एक दूसरे से छुड़वाते हैं। और फिर वो लड़की आजियोंग से कहने लगती है कि तुम्हें क्या मसला है, हम किसी के बारे में भी बात करें, तुम क्यों अंदर आ रही हो। तो आजियोंग भी दोहान के पास खड़ी होकर कहने लगती है कि मेरा ये मसला क्यों नहीं है, क्योंकि मैं अभी इससे डेट कर रही हूँ। ये कहकर दोहान से कहने लगती है कि क्या ये सच है ना। अब दोहान बेचारे को भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चल रहा है। और इसी के बाद इनकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी, यहाँ तक कि दोहान उसके लिए मिरर पकड़कर भी खड़ा होता है। और फिर दोहान से कहने लगती है कि मेरे अंदर भी कोई भी लॉयल्टी वगैरह नहीं है। तो वो कहता है कि फिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की। तो आजियोंग भी कह देती है कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए, आखिर मैंने तुम्हारी हेल्प किया। कल को अगर मैं फेमस हो जाती हूँ तो तुम मेरे लिए एक आर्टिकल वगैरह लिखते ना, वो भी थैंक्स के लिए कि मैं कितनी अच्छी दोस्त थी जिसने अपने दोस्त को इतने डिफिकल्ट टाइम में बचाया था। बस उस टाइम पर मुझे ऐसे थैंक्स कह देना। और तुमने उन लोगों के फेसेस देखे थे, मैं ऐसी सिचुएशन में भी कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ ना, और मैं एक्शन मूवीज के लिए भी बेस्ट रहूंगी। ये कहकर दोहान को मारने लगती है और अपना एक्शन दिखाने लगती है। तो बेचारे दोहान को भी कहना पड़ता है कि हाँ तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। अब यहीं पर पास्ट दोहान का एंड हो जाता है और दोहान प्रेजेंट में ओनी पिक्स को देख रहा होता है जो विंडो से उसकी बनाई गई थी, वो भी उसी लड़की के साथ जिसके साथ ये न्यूयॉर्क में हुआ करता था। इतने में उसे
से आजियोंग की कॉल आती है जो उसे कहने लगती है कि ये तुम्हारा छोटा भाई यहाँ पर क्या कर रहा है, वो मुझसे क्या बात करना चाहता है और मैं तुम्हारी लवर कैसे हो सकती हूँ। ये सब तो हाई स्कूल में ग्रेजुएट होने के बाद ही एंड हो गया था। तो दोहान उसे सॉरी करने लगता है, कहने लगता है कि ये सब गलत फहमी है, तुम बस उससे थोड़ी बहुत चीजें कह देना जिसके बाद वो वापस आ जाएगा और मैं तुम्हें मिलकर सारी बात समझा दूंगा कि ये सब कैसे हुआ। उसकी ये बात सुनकर आजियोंग उसके लिए एक्टिंग करने के लिए भी मान जाती और दोहान के सामने आकर बैठ गई थी। तो जिहान भी उससे कहने लगता है कि मैं दोहान के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या तुम जिस पर्सन को जानती हो वो सच में दोहान है। तो वो कहती है कि हाँ वो दोहान ही है, पर जिहान को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता। तो वो उसे कहता है कि क्या वो कोई किम दोहान या पाक दोहान तो नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं वो ली दोहान है। ये बात भी जिहान से हजम नहीं हो रही होती। वो जल्दी से कॉफी पीने लगता है और कॉफी के बाद वो ऐसा फेस बनाता है ये देखकर आजियोंग उससे कहने लगती है कि क्या कॉफी का टेस्ट अच्छा नहीं था। तो वो कहता है कि कॉफी का टेस्ट तो अच्छा था, पर मैं पहली बार दोहान की गर्लफ्रेंड से मिल रहा हूँ जिससे वो डेट कर रहा है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं भी तो पहली बार ही दोहान के छोटे भाई से बात कर रही हूँ और तुमने मुझसे क्या बात करनी थी जो तुम मेरी काम वाली जगह पर ही आ गए। ये बात सुनकर जिहान उसे कहता है कि क्या तुम मेरे हयोंग को लाइक करती हो। तो ये सुनकर उसकी मुंह वाली कॉफी सारी जिहान के ऊपर गिर जाती है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सॉरी करते हुए कहने लगते हैं कि ये सब तो मैंने आज तक स्क्रिप्ट वगैरह में ही देखा था, पर रियल लाइफ में मेरे साथ ऐसा होगा ये मैंने नहीं सोचा था। तो वो उसे कहता है कि तुम मुझसे डेट क्यों करी। तो वो कहते हैं कि जाहिर सी बात है मैं उससे डेट इसलिए करी क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ और क्या ही वजह हो सकती है। तो वो कहता है कि तुम्हें शौक लगा था ना कि मैंने तुमसे ये पूछा कि तुम उससे लाइक करती हो, तो मैं तुम्हें एक और शौक भी देना चाहता हूँ। ये कहकर उसे बता देता है कि उसकी एक दूसरी लड़की से शादी होने वाली है। ये सुनकर भी उसे गुस्सा नहीं आता बल्कि कहने लगती है कि ये तो कोई अरेंज मैरिज होगी ना, क्योंकि अगर वो सच में शादी करना चाहता होता तो तुम कभी भी मेरे पास नहीं आते। अब तो तुम इसलिए मेरे पास आए हो ना क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता। ये तो सिचुएशन उससे भी ज्यादा खराब है जितनी मैंने सोची थी। मैं उससे कह देती हूँ कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ और तुमने इस कॉफी के पैसे देने हैं। ये सुनकर तो जिहान को शौक लगता है, कहने लगता है कि तुमने कॉफी पर ही मेरे हयोंग को सेल कर दिया। तो वो कहती है कि ऐसी अगर सिचुएशन है तो मैं उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहती। ये सुनकर जिहान हो जाता है कि अब ये क्या कहना चाहती है। इतने पीछे से आजियोंग को बुलाने के लिए आ जाती एक लड़की। तो वो उसे देखकर कहने लगती है कि क्या तुमने कभी ड्रामास को नहीं देखा, तुम्हें अगर मुझे मनाना ही था तो पैसे तो लेकर आते इन्वेलप में ताकि मैं पैसों को देखकर मान जाती। कि कहकर वो वहाँ से उठकर चली जाती। अब जिहान भी बेचारा आधा सदमे में गया हुआ था। फिर से वो आजियोंग के पीछे पहुंच जाता है और कहने लगता है कि तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें उतने पैसे देने के लिए तैयार हूं। तो वो कहती है कि मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं तुम्हारे पैसों को एक्सेप्ट करूंगी, हाँ अगर तुम मुझे 2 मिलियन वॉन दोगे तो मैं फिर सोचूंगी। तो वो कहता है कि ये क्या बात हुई, अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं करना तो तुम मुझे टेस्ट क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि वो तुम्हारी मर्जी है ना, तुम्हें देने या नहीं देने। ये कहकर जिस टिश्यू से अपनी लिपस्टिक को साफ कर रही होती है वही वाला टिश्यू जिहान को भी दे रही होती है। अब जिहान को ये चीज देखकर वही वाला काम याद आता है जब इसकी पहली बार इससे टक्कर हुई थी, तभी इसने पेपर पे इसे किसी करके दी थी। उसी से इसको याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है। पर अब तो टाइम गुजर गया तो वो तो वहाँ से चली जाती है। जैसे सेट के पास पहुंचते तो दोबारा से जिहान उसके पीछे पहुंच जाता है, उससे बात करना चाह रहा होता है, पर ये भी डायरेक्टर को बुलवा कर कहने लगती है कि ये लड़का मेरा पीछा कर रहा है। ये कहकर वो जिहान से अपना पीछा भी छुड़वा लेती और उससे कहा जाता है कि तुम लड़के अभी यहाँ से चले जाओ वरना हम सिक्योरिटी को बुलवा लेंगे। तो ये बात सुनकर जिहान वहीं पर रुक जाता है। आजियोंग जो अपनी शूटिंग एरिया में पहुंच जाती है, वहाँ पर पहुंचने के बाद उसे पता लगता है कि उसे हॉर्स राइडिंग दोबारा से करनी होगी, वो भी नारी की जगह पर। और नारी ने ही ये बात बोली है कि इसके मोमेंट्स मुझसे काफी मिलते हैं तो ये मेरी जगह पर कर सकती है। अब ये सारी बात सुनने के बाद आजियोंग कहने लगती है कि क्या मुझे इस पर पे भी किया जाएगा। तो वो कहता है कि ये तो लास्ट हॉर्स राइडिंग है, उसके बाद तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है, बस एक बार करने के लिए मान जाओ ना। अब आजियोंग हॉर्स राइडिंग करने के लिए मान जाती और जैसे सीन शूट करने के लिए जा रही होती है तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आकर उसे कहने लगती है कि वो लड़का कौन है जो तुम्हें बस देख ही जा रहा है। ये बात सुनकर आजियोंग भी उसे देखती है और फिर कहती है कि बस इसे इग्नोर करो और अपना सीन शूट करना स्टार्ट कर देती है। हॉर्स राइडिंग करता रही होती है पर डायरेक्टर को तो बिल्कुल ठीक लग रही होती है हॉर्स राइडिंग, बट नारी कहने लगती है कि इसको अपना सर थोड़ा ऊपर करना चाहिए, थोड़ा नीचे करना चाहिए। इसी तरह कह कहकर बार बार एक ही सीन उसे शूट करवा रही होती है क्योंकि आखिर नारी ने भी सेम टू सेम ऐसे ही फेस करना था ताकि सीन बिल्कुल मैच हो जाए। यही सब करते करते आजियोंग अपने हॉर्स को नहीं संभाल पाती और इसी वजह से वो ज्यादा तेजी से भागने लगता और आजियोंग उसे हैंडल भी नहीं कर पा रही होती, इसीलिए वो उसके ऊपर से गिर जाती और गिरते साथ ही वो बेहोश हो गई थी। ये देखकर तो सभी लोग उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं, यहाँ तक कि जिहान भी उसके लिए परेशान हो रहा था। अब एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस में उसे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। अब उसके जाने के बाद उसे निकालने की बातें की जा रही होती है, वो भी डायरेक्टर कह रहा था। ये सब सुनकर उसकी फ्रेंड से भी बर्दाश्त नहीं होता। वो कहने लगती है कि ये क्या बात हुई, एक तो उसका एक्सीडेंट भी सेट पर होते हुए हुआ और ऊपर से उसे निकाला भी जा रहा है। वो कहते हैं कि यहाँ अब हम उसके इंतजार में थोड़ी ना बैठ जाएंगे, किसी ना किसी ने तो शूट करना है ना, तो हम किसी और को ही हायर करेंगे। इधर जिहान दिखाया जाता है जो आजियोंग के पीछे पीछे हॉस्पिटल में पहुंच गया था उसका गार्डियन बनकर, और वो इसका गार्डियन नहीं बनना चाहता था, इसलिए सोचता है कि मुझे इसके घर पर किसी को कॉल कर देनी चाहिए। इसी वजह से उसका मोबाइल पकड़कर उसकी आईज को ओपन करके मोबाइल का लॉक खोलने वाला होता है, पर इससे पहले ही आजियोंग उठकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि तुमने जाना है ना, चलो साथ में चलते हैं। ये कहकर इसके साथ ही हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है, पर आते हुए जिहान उससे कहने लगता है कि तुम्हारा क्या कोई गार्डियन नहीं है जो तुम्हें इस टाइम आकर संभालता और मैं उन्हें कॉल करता। पर आजियोंग तो आगे से कुछ भी नहीं बोल रही होती। जिहान कहता है कि मेरा हयोंग तो तुम्हारा लवर है ना, तो तुमने उसको कॉल क्यों नहीं की, क्या तुम इस बारे में उसको नहीं बताना चाहती। तो वो कहती है कि तुम भी इस बारे में उसको ना बताना, कुछ चीजें लाइफ में ऐसी होती है जो आप किसी को भी नहीं बताना चाहते, इसलिए तुम्हें भी चुप रहना है। तो जिहान कहने लगता है कि फिर तुमने मुझे क्यों बताया और मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ। तो आजियोंग कहती है कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा मेरी लाइफ से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये कहकर आजियोंग वहाँ से जाने लगती है, पर जिहान भी उसको पीछे से कहने लगता है कि अब ये बात याद रखना, कभी भी मेरा सामना मत करना। ये बात सुनकर जैसे ही आजियोंग वहाँ से जा रही होती है वैसे ही उसके कार के अनलॉक होने की आवाज आती है। वो कार किसी और की नहीं बल्कि जिहान की होती है। ये देखते साथ ही वो रुक जाते और कहने लगती है कि तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओ, रास्ते में उतार देना। तो कहते हैं कि तुम तो जा रही थी ना खुद, तो जाओ ना। तो कहती है कि नहीं, अब जब तुम जा ही रही हो तो मैं साथ में चली जाती हूँ ना। ये कहकर उसकी कार में बैठ जाते हैं। फिर जब जिहान उसको लेकर जाने वाला होता है तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कैफे के पास वाले रोड पर उतार दूंगा। तो वो उसे कहती है कि अगर तुम सियोल जा रही हो तो मुझे भी साथ में ले जाओ ना। तो वो कहता है कि तुमने तो सेट पर जाना है। तो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं सियोल वापस चली जाऊंगी, सेट पर जाना इतना भी जरूरी नहीं है। तो कहता है कि तुमने मुझसे
झूठ क्यों बोला? तो आजियोंग कहती है कि अगर मैं तुमसे झूठ न बोलती तो क्या तुम मुझे अपनी कार में बैठने देते, इसीलिए तो मैंने तुमसे झूठ बोला। पर अभी भी जिहान उसको अपने साथ नहीं लेकर जाने वाला था, इसीलिए उसको सेट की कार पर भेज देता है। खुद वो चला गया था। बेचारी आजियोंग भी पता नहीं किस तरह उनके साथ बैठकर जा रही होती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि दुहान जहाँ पर खाने के लिए आया हुआ था वहीं पर आजियोंग भी उसके पास आ जाती है और अपने लिए भी खाना मंगवा लेती है। पर दुहान उसे कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर होगा? तो वो कहती है कि जाहिर सी बात है, या तो तुम घर पर होगे या स्टूडियो में होगे या भूख लगने पर यहाँ पर खाना खाने के लिए आओगे। तो उसके फेस को देखते हुए दुहान कहने लगता है कि तुम्हारे फेस पर क्या हुआ, तुम्हारे बाजू को क्या हुआ? तो ये भी कह देती है कि लगता है तुम्हारा छोटा भाई राज रखने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। अगर उसे मैंने मना किया तो उसने सच में तुम्हें नहीं बताया, ये तो अच्छी बात है। और ये चोट मुझे शूटिंग करते हुए लगी है और हमने बोला था ना जब हम फ्री होंगे तो साथ में बैठकर नूडल्स खाएंगे, ये वाला टाइम परफेक्ट है, हम दोनों ही फ्री हैं। तो दुहान भी उसकी बात सुनकर खुश होता है। इतने में उसको पीछे से एक रिपोर्टर नजर आता है जो इन दोनों की पिक्स बना रहा था। ये देखते साथ ही वो उस रिपोर्टर को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाता है, पर दुहान से तो पकड़ा नहीं जाता। आगे से आकर आजियोंग उसे मारकर नीचे गिरा लेती है। पहले तो दुहान उसे देखता रह जाता है, फिर उसके पास आने के बाद उससे पूछने लगता है कि तुम्हें किसने भेजा? तो वो बता नहीं रहा होता कि मुझे किसने भेजा, और ज्यादा पूछने पे वो बता देता है कि मुझे डायरेक्टर चुई मिन वोंग ने भेजा, वो भी एलजी होटल के। ये बात सुनकर दुहान कहता है कि क्या तुम मेरे पीछे न्यूयॉर्क में भी लगे हुए थे? तो वो कहता है कि मुझे तो अभी अभी उन्होंने हायर किया, मुझे क्या पता आपके पीछे उस टाइम पर कौन लगा हुआ था। उसकी सब बातें सुनने के बाद उसके कैमरे से मेमोरी कार्ड भी निकाल लेता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे फिर से फॉलो किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये बात तुम याद रखना, अभी तो तुम्हारी जान मैंने बख्श दी है। ये सुनते साथ ही वो फौरन से वहाँ से भाग जाता है। आजियोंग उसे कहने लगती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ किसी केस में तो नहीं आ जाऊंगी, क्या मैं तुम्हारे साथ होते हुए किसी मसले में तो नहीं पड़ जाऊंगी ना? और ये तुम्हारा एलजी होटल के साथ क्या लिंक है? वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तुमने ऐसा क्या किया है? दुहान उसकी सारी बातें सुनकर कहने लगता है कि लगता है तुम बहुत ज्यादा ड्रामास देखती हो। तो वो कहती है कि तुम्हारी फैमिली किस तरह की फैमिली है? तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से भी मिलवा दूंगा। ये बात सुनकर आजियोंग भी चुप हो जाती है और इधर डायरेक्टर को भी पता लग जाता है कि उसका फोटोग्राफर पकड़ा गया है और दुहान ने तो उससे मेमोरी चिप भी ले ली है। ये सुनकर तो वो लोग भी परेशान हुए तो कहने लगते हैं कि अगर उसने सारी जायदाद वगैरह ले ली तो हमारा क्या होगा? हम इस तरह नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो दूसरी वाली कहने लगती है कि अगर वो तायांग ग्रुप के साथ मिल गया तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से हम कभी भी उसको हरा नहीं पाएंगे। अभी हमारे पास चांस है, अभी वो उनके साथ मिला नहीं है। अब ये अपना ही कुछ सोच रहे होते इधर जिहान दिखाया जाता है जो लीडर उनतिक के ऑफिस में बैठकर सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। और फिर वो आजियोंग के बारे में बात करने लगता है तो उनतिक उसे बताने लगता है कि मुझे नहीं लगता वो उसकी लवर हो सकती है, क्योंकि वो 5 साल बाद तो यहाँ पर आया और 10 सालों में वो एक दो बार ही तो मिले होंगे एक दूसरे से। तो मुझे नहीं लगता इस चीज से रिलेशन रह सकता है, क्योंकि वो कभी भी न्यूयॉर्क में नहीं गई। अगर न्यूयॉर्क नहीं गई तो इनका कोई भी लिंक नहीं है आपस में। आजियोंग के पूरे 5 साल का एक्ट्रेस का रिकॉर्ड दिखाया जाता है कि ये देखिए उसकी सारी वीडियोस जो भी उसने रोल प्ले किया, हमेशा उसको साइड रोल ही मिलता है जो इतने लोगों में होता है और कभी भी वो स्क्रीन पर इतनी नजर नहीं आती। जैसे यहाँ पर वो एक डेड बॉडी बनी और एक मूवी में वो ज़ॉम्बी बनी थी और एक में हाई स्कूल की लड़की, और बहुत से लड़कों के साथ उसकी शादी भी हो चुकी है ड्रामास में। जो भी उसको कैरेक्टर मिलता रहा वो वाला कैरेक्टर करती गई। ये सब बातें सुनकर वीडियो देखने के बाद कहने लगता है कि दुहान ने झूठ क्यों बोला कि वो इस लड़की के साथ डेट कर रहा है, जबकि वो तो ये झूठ बोल रहा है। उनते को भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। और वीडियो के लास्ट में जैसे आजियोंग आंख मारती है, ये देखते साथ ही वो जल्दी से मोबाइल वापस करने लगता है कि तुम्हें ये देखो। उनको को एक कॉल आती है जिससे उसे पता लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट का एक पेज गायब है और उन लोगों ने उस जगह को बार बार अच्छे से चेक भी कर लिया था पर वो पेज नहीं मिला। जिहान कहने लगता है कि वो पेजेस तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा बचा कर लाया था। तभी उसे याद आता है कि उसकी तो आजियोंग के साथ टक्कर हुई थी और उसी में उसके पास एक पेज चला गया होगा। ये याद करते साथ ही वो जल्दी से उनतिक से कहने लगता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी उस फेक लड़की का कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढना होगा। और इधर हमें आजियोंग दिखाई जाती है जो अपनी फ्रेंड्स के साथ होती और उसकी फ्रेंड उसकी चीजें वगैरह भी ले आई थी जो वो उसके पास ही छोड़कर आई हुई थी। और आजियोंग कहने लगती है कि मैं जब भी सेट पर जाती हूँ कभी भी अपनी चीजों को लेकर नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर जाने के बाद सारी चीजें आगे पीछे हो सकती है और थैंक्स तुम्हें मेरी चीजों को रखा। और यहाँ पर वही सेट की बातें स्टार्ट हो जाती है कि आजियोंग तुम्हें निकाल दिया गया और ये गलत बात है। आजियोंग भी कहते हैं कि मैं बस अपनी एक्टिंग से पैसे तो कमाना चाहती और अपनी अच्छी सी लाइफ गुजारना चाहती हूँ, क्या ये मैंने कुछ ज्यादा बड़ा सोच लिया है? उसकी ये बातें सुनकर उसकी दोनों दोस्तें उसके लिए रोने लग जाती तो वो कहती है कि क्या हो गया है, तुम दोनों क्यों रो रही हो? तुम लोग तो अभी भी वहाँ पर एक्टिंग कर रही हो ना। आजियोंग दिखाई जाती है जो बस स्टॉप पर बैठी हुई थी, वहाँ पर बैठकर वो अपने स्क्रिप्ट वाले पेजेस को देख रही होती। उसी में उसको एक पेज वही वाला नजर आ जाता है जो जिहान का होता है। उस पेज को देखकर सोच रही होती है कि ये पेज मेरे पास कहाँ से आ गया। और तभी उसे जिहान की कॉल आ जाती है। जिहान उसे कहने लगता है कि वो कॉन्टैक्ट वाला पेज तुम्हारे पास है ना। तो वो कहती है कि क्या मतलब? पर उसको आवाज से पहचाना चाहते है कि ये तो दुहान का भाई है और पूछती कि क्या ये कॉन्टैक्ट वाला पेज तुम्हारा? तो वो कहता है कि हाँ। पर आजियोंग कहते हैं कि ये मेरे पास कैसे आया? तो वो कहता है कि ये तुम्हारे पास आया नहीं बल्कि तुमने चुराया है। बट तभी आजियोंग उसकी बात का गुस्सा नहीं करते, कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारा पेज वापस कर दूंगी। तो वो कहता है कि किसने बोला कि मैं तुम्हें मिलूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। पर आजियोंग उसे बता देती है कि आज रात तो मैं तुमसे मिलने वाली, क्योंकि दुहान ने मुझे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया हुआ है, तो वहाँ पर मैं तुम्हें तुम्हारा कॉन्टैक्ट पेज भी दे दूंगी। जी हाँ। तो ये सुनकर ही हो जाता है कि क्या उसने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया? तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि क्या तुम एलजी होटल में आ रही हो? तो वो कहती है कि मैंने बोला ना मुझे इनवाइट किया गया है। ये कहकर उसने कॉल भी कट कर दी थी। और इधर दुहान दिखाया जाता है जो वेटिंग एरिया में बैठकर वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और ग्रैंडपा अपने साथ चायोन को भी लेकर आए थे। दुहान चायोन को देखते साथ ही ग्रैंडपा से पूछने लगता है कि ये यहाँ पर क्यों है? तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने इसे इनवाइट किया है और मैं आज ये सबको दिखाना चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ में होने वाले हो। तो वो कहता है कि यहाँ पर तो एक छोटा सा डिनर होने वाला था। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर मैं ये बात तुम्हें पहले बता देता तो क्या तुम यहाँ पर आते? नहीं आते ना, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। तो दुहान कहता है कि मैंने तो आपसे बोला था कि अब हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। तब तो आपने कहा था कि ठीक है, पर अब ये बात दोबारा से कहाँ से स्टार्ट हो गई और आपने मुझे क्या समझ कर रखा हुआ है? आप मेरी जगह पर जिहान को भी तो बना सकते हो ना। बाबा कहते हैं कि तुम अपनी मॉम की दाग हो और मैं इसको मिटा भी नहीं सकता और न इसको कवर कर सकता हूँ, तो तुम्हें ये काम करना ही होगा जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। पर दुहान कहता है कि जिहान और मैं भी तो एक ही माँ से पैदा हुए हैं, तो उसके बारे में क्यों नहीं ऐसा सोचते? तो वो कहते हैं कि जिहान मेरा ब्लेमिश है और मुझे अब जाना होगा, गेस्ट भाई वेट कर रहे हैं। ये कहकर ग्रैंडपा तो वहाँ से चले गए
गए थे और चायोन को यहीं पर रुकने का बोलते हैं। और इधर हमें आजीवन दिखाई जाती है जो होटल में तो पहुंच जाती है, पर देख रही होती है कि मीडिया वाले और ये सब लोग क्यों आए हुए हैं यहाँ पर, क्या कोई पार्टी होने वाली है। ये सब अभी देख ही रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरफ जाना। तभी पीछे से जिहान आ जाता है, जिससे कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि हमने बोला था कि हम एक दूसरे को देखेंगे नहीं और तुम अपनी रियल आइडेंटिटी बताओ। तो वो कहती है कि तुम तो ऐसे पूछो जैसे तुमने किसी स्पाई या किसी और चीज को ढूंढना हो। मैं यहाँ पर दोहान की गेस्ट हूँ और क्या हूँ। ये बात सुनकर जिहान उसे कहने लगता है कि तुम दोहान की लवर नहीं हो, तुमने जो भी बातें बोली वो सब झूठ था और तुमने मुझे ये भी बोला कि मुझे दोहान को कुछ भी तुम्हारे बारे में नहीं बताना चाहिए जो भी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि तुम उसे ये दिखाना चाहते हो कि तुम जिंदगी में बहुत कामयाब हो और तुम्हें कोई भी लाइफ में इश्यू नहीं है। तुम्हें वहाँ पर उस सेट से भी निकाल दिया गया जबकि तुम्हारी गिनने वाली चीज को भी कवर नहीं किया गया। अभी वहाँ से निकलने के बाद तुमने सोच लिया कि तुम दोहान की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करोगी और उसकी एक्टिंग में शामिल हो जाओगी ना। तुम बिल्कुल फेक हो। क्या ये बात दोहान को पता है कि तुम किस तरह की लाइफ गुजार रही हो। अभी ये बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पर दोहान आ जाता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। आजम कहने लगती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई इवेंट है और शोर भी होगा तो मैं अच्छा फील नहीं करूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके वहाँ से जाने के बाद दोहान भी जब बाहर आ रहा होता है तो जिहान भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। तो कहने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसको यहाँ पर इन्वाइट क्यों किया। तो वो कहते हैं कि मैं तुमसे एक ही चीज छुपाना चाहता था और तुमने वो भी चीज छुपने ना दी, उसे भी अनकवर कर दिया। तुम बस चाहते हो कि जिस चीज में तुम खुश हो वही चीज हो, उसके अलावा तुम्हें कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती ना। ये सब बातें जब दोहान सुना रहा होता तो पीछे से डायरेक्टर और दूसरी वाली भी आ जाते और आकर कहने लगती है कि तुम दोनों में क्या चल रहा है, दोनों भाई इस तरह लड़ क्यों रहे हो और एक दूसरे पर चिल्ला क्यों रहे हो। वो तो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई थी। पर जिहान उसे कहता है कि आप यहाँ से बाहर निकले, पर वो लोग तो वहीं पर बैठ जाते हैं। यहाँ तक के डायरेक्टर तो आकर दोहान से कहने लगता है कि ये भी तो हो सकता है ना कि तुम रंगे हाथों पकड़े जाओ और सबको पता लग जाएगा कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। और सब पिक्स को भी सामने रख दिया था। दोहान उन पिक्स को देखकर पूछने लगता है कि ये पिक्स किसने बनाई, किसने इसको मेरे पीछे भेजा था। तो वो लोग कहने लगते हैं कि भेजा जिसने भी हो, पर हमारे पास तो ये अनोनिमस सोर्स के थ्रू आई है। दोहान तो चुप करके उनकी बातें सुन रहा होता है और वो लोग भी इस पर बस इल्जाम पर इल्जाम लगाई जा रहे होते हैं। उनकी बातों को सुनकर जिहान कहने लगता है कि वो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और आप लोग भी इसको डराना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनते साथ ही डायरेक्टर उस पर गुस्सा करने वाला होता है तो दोहान कह देता है कि हाँ इसी लड़की की वजह से मैं शादी नहीं कर रहा हूँ जो इस फोटो में आप लोगों को नजर आ रही है। और इधर हमें ग्रैंडपा इवेंट पे दिखाए जाते तो सभी लोगों से बातें वगैरह करे होते और आज वो ये भी कह देते हैं कि मैं आप लोगों को अपनी कंपनी का वारिस बताने वाला हूँ कि कौन मेरी कंपनी को संभालेगा। और इधर दोहान दिखाया जाता है जो आजियोंग से बात करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, पर आजियोंग उसे सॉरी करने लगती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला और मुझे पता है कि तुम काम में बिजी होकर भी मुझे काम का नहीं बताया करते थे ताकि तुम मुझे बिल्कुल भी डाउन फील ना करवा पाओ। और हाँ ये इतनी बातों में एक लेम एक्सक्यूज ही लग रहा होगा ना तुम्हें। तो दोहान भी उसे कहने लगता है कि तुम्हें एक्टिंग करना पसंद है ना, तो तुमने सेम वही एक्टिंग करनी है जो तुम हमेशा से करना चाहती हो। तो वो भी कह देती है कि अगर तुम मुझे 2 बिलियन वॉन दोगे तो मैं तुम्हारी ये ऑफर कंसीडर करूंगी। ये बात सुनकर वो फौरन से मान जाता है कि हाँ मैं तुम्हें इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ और इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हें बनाकर भेज दूंगा। तो आजियोंग कहती है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम चाइबोर खानदान से हो। इतने में पीछे से जिहान भी आ जाता है जो इन दोनों को बात करते हुए देख लेता है और आजियोंग भी उससे पूछती है कि मुझे बताओ मेरा रोल क्या होगा। तो वो कहता है कि तुमने बस ग्रैंडफादर की ग्रैंडसन इन लॉ बनना है, यही तुम्हारा रोल होगा। और वैसे ग्रैंडफादर दोहान का नेम अनाउंस करते और उसके लिए डोर भी ओपन हो जाते हैं जो बिल्कुल उन दोनों के सामने थे। और ये सब देखकर आजियोंग कहने लगती है कि तुम ही क्या ली दोहान हो जिसका नाम वहाँ पर लिया जा रहा है। तो दोहान भी उसे कह देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। आजियोंग इस पर कुछ कहती, इससे पहले पीछे से जिहान की आवाज आ जाती है कि नहीं और दोनों से देखने लगते हैं। हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिहान और दोहान दोनों अपने मॉम डैड की पिक को लेकर खड़े हुए थे क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। हमें ग्रैंडपा दिखाए जाते जो अपने सनीला से बात कर रहे होते हैं। उसके सनीला कहने लगते हैं कि ये तो गलत बात है ना, आपकी वाइफ आपको छोड़कर भी चले जाए और उसके बाद उसकी डेथ का ही पता लगे और फिर आप मुझे उसके 2 बच्चे पालने को भी बोल रहे हैं जो किसी और लड़के से आए हुए हैं, तो मैं किसी और के बच्चों को कैसे पाल सकता हूँ। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुमने उसको डिवोर्स इसलिए नहीं दिया था ना ताकि तुम स्टॉक्स ले पाओ, जबकि तुम्हें पता था कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई है। और यहाँ पर दोहान जो जिहान से कहता है कि वहाँ पर देख कर आओ, ये कहकर उसे जिहान को वहाँ से भेज दिया था। खुद जब सियोंग की साइड में बैठने लगता है तो वो भी आगे से कह देती है कि तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, ये कहकर उसे बैठने नहीं देती। और इधर जिहान दिखाया जाता है जो ग्रैंडपा को पीछे से आकर हक कर लेता है। कहने लगता है कि मैं जिहान हूँ, क्या मेरे ग्रैंडपा बनोगे। पर ग्रैंडपा इस बात पर कोई भी आंसर नहीं देते बल्कि इसको साइड में कर देते हैं। और उसी दिन से जिहान ने सोच लिया था कि कोई भी उसका साथ नहीं देने वाला, अब उसको अपनी जगह इस घर में खुद ही बनानी होगी। इसलिए वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगता है और हर चीज को अच्छे से सीख रहा होता है। और 2007 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए आया हुआ था। वहाँ पर वो किसी के आने का वेट कर रहा होता है, पर सेक्रेटरी किम आ जाते हैं जो आके कहने लगते हैं कि सॉरी मैं आ गया हूँ पर मुझे पता है कि तुम किसी और का वेट कर रहे थे। तो वो कहता है कि किसने बोला मैं किसी और का वेट कर रहा था, बल्कि मैं तो आपका वेट कर रहा था। ये कहकर उन्हें कुछ कूपन्स वगैरह भी दे देता है जिसमें ट्रिपल सैलरी थी, मेजर मिस्टेक्स को देखना था और भी काफी चीजें थी। और कहने लगता है कि जैसे मैं अब यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगा तो आपको मुझे चीजें सिखानी होगी और जैसे मैं बड़ा बन जाऊंगा तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। आपको बस दोहान और मुझे ग्रैंडपा के सामने अच्छा दिखाना है, कभी भी हमारे बारे में बुरी बातें न करना ताकि ग्रैंडपा के सामने हमारा बुरा इमेज न बने। अगर आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहे तो आपको ये सब कूपन्स को यूज करने का मौका मिलेगा। और तब जिहान सिर्फ 14 साल का था और उसके बाद जब वो 18 साल का हुआ तो वो काफी अच्छे से पढ़ने लगा। उसके एग्जाम करीब थे, 4 रातों से वो जाग रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके गंदे मार्क्स आए। और अपनी इसी मेहनत की वजह से उसने एलजी ग्रुप में जॉब भी ले ली थी। वो भी इंटरव्यू देने के बाद ये भी नहीं बताया था कि उसके ग्रैंडपा कौन है। और न्यू एम्प्लॉयज जो हायर किए हुए थे वो लोग डांस कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा भी जिहान को देखते हैं और उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। जिहान भी अपने ग्रैंडपा को देखता है बट वो डांस करने से फिर भी नहीं रुकता, अपना फुल एंजॉय कर रहा था। और अब जिहान 26 इयर्स का हो गया था और बता रहा होता है कि मैं बस एक ही स्टेप पीछे रह गया हूँ हर चीज को पाने में। पर मुझे लगता है कि अब वो स्टेप मेरा पूरा नहीं होने वाला क्योंकि दोहान तो चायोन से शादी नहीं कर रहा, वो तो किसी और से शादी करने का सोच रहा है। इन्हीं सब बातों का जब जिहान याद कर रहा होता है तो वो सोच लेता है कि मैं दोहान को इस लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करने दे सकता कि मेरी लाइफ में लड़की कहाँ से आ गई है। मैंने जो इतनी मेहनत की लड़की तो सारी बर्बाद कर देगी क्योंकि उसे पता था कि अगर दोहान
जिहान के हाथ में कंपनी ना आई तो उसका क्या होगा, वो तो वहीं का वहीं रह गया ना जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। और ग्रैंडपा ने तो कभी उसे अच्छा समझा ही नहीं था, इसलिए अपनी कंपनी उसको देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो दुहान का यूज कर रहा था। अब यहाँ दुहान के लिए डोर्स भी ओपन हो गए थे, पर दुहान तो आजियोंग से बात कर रहा होता है और वहीं पर जियोंग दिखाई जाती है जो अंदर बैठकर देख लेती है कि वो बाहर किसी लड़की के साथ होगा, इसीलिए वो कह लगती है कि ग्रैंडपा तो साइड में चले गए तो किसी न किसी को तो स्टेज पर जाना होगा, पर चायोन उसे जाने नहीं दे रही होती है। कह लगती है कि अच्छा किसी ने जाना है तो मैं ही चली जाती हूँ। ये कहकर जियोंग को वहीं पर छोड़कर स्टेज पर चली जाती है और वहाँ पर जाने के बाद सभी लोगों को बताने लगती है कि मैं कौन हूँ और तायाउन ग्रुप की बेटी हूँ। ये सब बातें तो वो स्टेज पर बता रही होती है और जियोंग काफी ज्यादा जेलस हो रही होती है। और चोइमिन जो उसके साथ बैठा हुआ था वो भी कहने लगता है कि तुम वहाँ पर क्यों नहीं गई, वो वहाँ पर क्यों गई है, क्या ग्रैंडपा अभी अनाउंस करने वाले हैं। तो जियोंग भी उसे कहती है कि तुम ऐसा कुछ कर दो जिससे वो कुछ भी ना बोल पाए। तो वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। पर चायोन तो लोगों को कुछ भी नहीं बताती बल्कि उनसे कहती है कि मुझे क्या थोड़ा और टाइम मिल सकता है। ये कहकर उसने वहाँ के डोर्स भी बंद करवा लिए थे। ये देखकर आजियोंग कहने लगती है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, तो हाँ मुझे कुछ तो बताओ, अगर मैं तुम्हारे साथ अंदर भी जाती हूँ तो मुझे अंदर की कंडीशन तो पता होनी चाहिए कि मुझे अंदर जाकर क्या बात करनी है। पर दुहान अभी उसे कुछ भी नहीं बताता बल्कि अपनी कार की कीज दे देता है कि तुम जाकर गैराज से मेरी ये कार लो और चली जाओ। तो वो कहती है कि तुम्हारे पास कार भी है, क्योंकि ये बात भी आजियोंग को पता नहीं होती कि दुहान के पास कार्स भी है। और दुहान उसे ये कहकर चला जाता है कि थोड़ा टाइम मेरे लिए वेट करना। ये कहकर उसने आजियोंग को नीचे तो भेज दिया था। ये सब खड़े होकर जिहान भी देख रहा होता है और आजियोंग पार्किंग में पहुंचने के बाद वहाँ पर कार ढूंढ रही होती है। कहने लगती है कि उसे बताना तो चाहिए था कि उसकी कार लेने की लिमिट क्या थी ताकि मुझे कार तो जल्दी मिल जाती, बट वो फिर भी हर कार के सामने जाकर उसे अनलॉक करने की ट्राई कर रही होती है पर कोई भी कार अनलॉक नहीं हो रही थी। इतने में वहाँ पर कुछ लोग आ जाते जो आकर कहने लगते हैं कि तो वही लड़कियों ना जो दुहान के साथ आई थी। तो वो कहती है कि तुम लोग कौन हो। तो ये लोग भी बोल देते हैं कि हमें डायरेक्टर चोइमिन ने भेजा है और वो तुमसे मिलना चाहते। तो वो कहती है कि मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं चाहती और ना मुझे अजनबियों के साथ बात करने में अच्छा लगता है, तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। अगर डायरेक्टर मुझसे बात करना चाहता था तो उसे खुद आना चाहिए था ना। ये कहकर आजियोंग ने तो उन्हें मना कर दिया था, पर वो लोग भी कहाँ सुधरने वाले थे, उसके क्लोज आने लगते हैं। तो ये भी कह देती है कि मेरी आवाज बहुत ऊंची है, अगर मैंने चीख मारती तो कोई ना कोई आ जाएगा, पर वो फिर भी रुक नहीं रहे होते, उसकी तरफ आ रहे होते हैं। इतने में जिहान आ जाता है जिसने अपने फेस को कवर किया हुआ था और आजियोंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जा रहा होता है। आजियोंग भी बस उसके साथ भाग रही होती है। जिहान जाते हुए उसे कार की कीज मांगता है, वो भी उसको कार की कीज दे देती और कार अनलॉक करने के बाद उसे साथ में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। और यहीं पर सीन कट हो गया था और दिखाया जाता है कि आजियोंग जब सोकर उठी है तो वो किसी और ही घर में होती है। ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ और उसके सर में भी काफी दर्द हो रहा था और बाजू वगैरह पर भी चोटें लगी हुई थी, पर फिर भी वो किसी न किसी तरह नीचे आती है। नीचे आकर देख रही होती है कि ये किसका घर है, तभी उसे दुहान और जिहान की साथ में भी नजर आ जाती है, जिन्हें देखकर वो वहीं पर रुक गई थी। और जैसे ही उसके पास डॉग आता है तो वो उस डॉग से भी डर गई थी। जिहान उसे कहने लगता है कि तुम तो चोरों की तरह जासूसियां करी और हर चीज से डर भी रही हो। तो जिहान से वो कहने लगती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो जिहान कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कल का कुछ भी याद नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे याद है, मैं भागी थी कुछ सस्पिशियस लोगों से और फिर तुम्हारे साथ आ गई जो मुझे थोड़ा कम सस्पिशियस लगा। तुम तो अचानक से मेरे सामने आ गए थे, वो भी लो क्वालिटी के निंजा टर्टल बनकर। तो जिहान भी उसे बताता है कि वो इसलिए मैंने किया क्योंकि मैं डर रहा था कि लोग मुझे पहचान ला ले तुम्हारे साथ, और क्या तुम मुझे थैंक्स नहीं कहोगे, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तो कहती है कि मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन किया था, तुम्हें उसका पहले आंसर देना चाहिए। तो जिहान कहने लगता है कि तुम पूछे हो ना ये घर किसका है, लगता है जिससे तुम प्यार करते हो वो कभी तुम्हें अपने घर पर लेकर नहीं आया। ये सुनकर वो हो जाती कि क्या ये दुहान का घर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दुहान ऐसी जगह पर रहता होगा, उसका घर इतना प्यारा होगा, इसीलिए उसकी बात पर यकीन करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो जिहान कहने लगता है कि लगता है तुम्हारे सर पर कुछ ज्यादा चोट लग गई है जो तुम अजीब अजीब बातें कर रही हो। तो ये भी अपने सर को पकड़ लेती हो, कहती है कि सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो जिहान कहता है कि यही तो मैं पूछा चाहता हूँ कि तुम चलती गाड़ी से उतर क्यों गई, वहाँ से छलांग क्यों मारती। अब ये बात सुनने के बाद उसे कुछ न कुछ याद आने लगता है। जब जिहान उसे लेकर आया था तब उसने स्कार्फ को भी उतार दिया था। आज जियोंग अपनी कोई बात कर रही होती है तो जिहान उससे कहने लगता है कि तुमने बोला था कि तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट अपने साथ लेकर आओगी। तो वह कहती है कि हाँ मैं लेकर आऊंगी। ये कहकर वो एक पेज निकाल कर उसके सामने रख देती है और भी कहती है कि मुझे यहाँ आगे उतार देना। तो जिहान भी उससे प्रॉमिस लेने लगता है कि पहले मुझसे प्रॉमिस करो तुम आज की हर चीज भूल जाओगी जो भी तुम्हें दुहान ने बोला है। तो वो कहती है कि किस बारे में भूल जाऊंगी। तो फिर उससे शादी का याद आ जाता था। वो कहती है कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि वो बात मैंने सच में सुनी है और इस बारे में मैं उससे पर्सनली खुद बात कर लूंगी। पर जिहान कहता है कि तुमने उससे भी कोई बात नहीं करनी। तो आजियोंग भी उसे कह देती है कि तुम उसकी लाइफ को क्यों कंट्रोल कर रहे हो और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। पर वो तो आजियोंग को उतारने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा होता और कार की स्पीड को तेजी करता जा रहा था। तो ये भी कहने लगती है कि मैंने 3 साल एक्शन क्लास भी ली थी और अगर मैं कम प्यारी होती तो मुझे ओलंपिक्स में भी देख लेते। ये सुनकर वो हंसने लगता और आजियोंग कहने लगती है कि मुझे जंप करना भी आता है, मुझे पता है कि मैं सेफली जंप कर लूंगी। ये कहकर अपना बेल्ट वगैरह निकालने लगती है। पर जिहान उसे कहने लगता है कि क्या तुम सच में कूदने वाली। तो वो कहती है कि हाँ मैं मजाक नहीं करती हूँ। ये कहकर उसने कार का डोर भी ओपन कर दिया था और वहाँ से उसके सामने कूद जाती है और कूदने की वजह से उसका सर जाकर एक पिलर में लग जाता और फौरन से वहीं पर बेहोश हो गई थी। जल्दी से जिहान उसके पास आता और उससे कह रहा होता है कि तुम ठीक तो हो और उसकी सांसें भी चेक कर लेता है। पर आजियोंग तो अभी भी यही कह रही होती है कि मैंने अच्छे से फिजिक्स का फॉर्मूला लगाकर ही जंप किया था, मुझे लगता है कि मुझे कुछ होना नहीं चाहिए था और हाँ अगर मुझे कुछ हुआ भी था तो तुम्हें मुझे हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए था ना, घर पर क्यों ले आए। तो कहता है कि तुम्हारी कंडीशन इतनी भी खराब नहीं थी कि तुम्हें हॉस्पिटल में लेकर जाया जाए और मैं तुम्हारा दोबारा से गार्डियन नहीं बनना चाहता था। अब उसकी सारी बातें सुनकर आजियोंग उसके पास से आकर बैठ जाते हो। कहने लगती है कि कल तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं फेक हूँ ना, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, दुहान ने मुझसे बहुत झूठ बोले हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो कौन है और ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर रहता और उसकी जगह कौन सी है और क्या मुझे तुम उसके बारे में और भी बातें बता सकते हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने उसके साथ 15 साल गुजार दिया पर वो सब फेक था और कुछ भी नहीं। तो मैं परेशान क्यों हूँ कि मैंने झूठ बोला है। क्या दुहान कोई फ्रॉड वगैरह करता है, क्योंकि ऐसा इंसान बाहर जाकर न्यूयॉर्क में क्यों रहेगा, वो भी 5 साल के लिए, जहाँ पर उसे कोरियन खाना भी न मिलता हो, वो भी जो कोरिया का स्ट्रीट फूड खाता है। अब उसने सारी बातों को एक क्राइम के साथ ही जोड़ दिया था और उसे बड़ा मजा आ रहा
होता है ये स्टोरी बनाने में। तो जिहान को तो गुस्सा आ जाता, कहने लगता है कि तुम हॉस्पिटल में अभी मेरे साथ चलो और अपना दिमाग चेक करवा के आओ कि तुम ठीक भी हो या नहीं हो। पर आगे से आज कहने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मुझे ये सब एक्सप्लेन तो करो कि अगर वो अरेंज मैरिज करता है तो उसको कंपनी मिलेगी, अगर वो लव मैरिज करता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, और फिर वो ऐसे घर पर भी रहता है, क्या वो चाइबॉल की सेकंड जनरेशन है। ये बात सुनकर जिहान कहने लगता है कि जनरेशन तो है पर वो थर्ड जनरेशन है। पहले तो मेरे ग्रैंडफादर है और दूसरा जो तुम्हें ढूंढ रहा था वो मेरा हाफ ब्रदर है, और तीसरा दुहान बनेगा। और जो भी तुमने कल सुना था वो अनाउंसमेंट में दुहान का नाम लिया जा रहा था एलजी के थर्ड जनरेशन बनने के लिए, पर दुहान ने तो उस अपॉर्चुनिटी को भी रिजेक्ट कर दिया और कह दिया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वो भी सब तुम्हारी वजह से हुआ और मैंने तो काफी अच्छे से आंस दे दिया। अब तो मुझे बताओ कि तुम एक्टिंग कर रहे हो कि सच में तुम्हें कुछ नहीं पता था। आज आगे से कुछ बोलती से पहले वहाँ पर दुहान आ जाता है और यहीं पर सीन कट हो गया। तो हमें ग्रैंडपा दिखाए जाते जो चुइमिन और सेजिन के साथ होते। सेजिन अपने ग्रैंडपा को मना रही होती है कि कल रात ये स्टॉक्स की वजह से काफी रोया था, इसे पता है कि इसे स्टॉक्स में गड़बड़ की थी पर माफ तो कर देना चाहिए ना। अब चुइमिन भी ग्रैंडपा से कहने लगता है कि मैं आपका सबसे बड़ा ग्रैंडसन था पर आपने मुझे तो निकाल दिया और सारा काम आप दुहान को दे रहे हो जिससे कुछ पता भी नहीं है, और वैसे भी कल वो आपके बर्थडे पर उस लड़की को भी ले आता जिसे वो लाइक करता है। ये सुनकर तो ग्रैंडपा हो जाते हैं कि किस लड़की को, तो वो सारी बात ग्रैंडपा को बता देते हैं। और इधर दुहान दिखाया जाता है जो आजियों को मना रहा होता है कि तुम्हें सिर्फ एक्टिंग तो करना है, बस 3 सालों के लिए मेरी वाइफ बन जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है और हमारे दरमियान कुछ भी नहीं होगा। तो वो कहती है कि अगर किसी को पता लग गया तो मैं तुमसे लूंगी तो 2 बिलियन, चाहे मुझे 20 बिलियन देने पड़ जाए, तो इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती। तो दुहान भी उसको अपनी स्टोरी बताने लगता है कि आज से 5 साल पहले मैं ये बात ग्रैंडपा को बताना भी चाहता था कि मैं गे हूँ, क्योंकि वो तब मेरी शादी चायोन से करवाना चाहते थे और मैं इतना शरीफ नहीं बनकर रहना चाहता था। पर उससे पहले मुझे एक कॉल आती है और वो कॉल दायोन की होती है। ये कॉल सुनते साथ ही मैं हॉस्पिटल में पहुंचा था जहाँ पर देखता हूँ कि वो खुद भी नीचे गिरा हुआ था, उसने अपने आप को चोटें भी लगाई हुई थी। ये देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं घबरा भी रहा था और वहाँ से भी मैं भाग गया था और सिर्फ इसी तरह मैं इस सिचुएशन से भी भागना चाहता हूँ और प्लीज तुम भी मेरी भागने में मदद करो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मुझे ये शादी चाहिए और तुम्हें तो वैसे ही पता है मेरी कंडीशन का। तो वो कहती है कि तुम्हारा छोटा भाई कहता है कि तुमसे शादी ना करो और तुम कहते हो कि तुमसे शादी करो, मैं करूँ तो करूँ क्या, और वैसे भी मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम अभी भी तो मुझसे झूठ बोल सकते हो ना, जिस तरह तुम पिछले 15 सालों से बोलते आए हो, और हम दोनों तो एक दूसरे के लिए वैसे भी अजनबी बन गए हैं। और इधर हमें जियोंग दिखाई जाती है जो सभी डायरेक्टर्स वगैरह के साथ बैठी होती है और वो लोग भी नहीं चाहते होते कि दुहान को ये सीट मिल जाए और वो कोई ना कोई रास्ता ही ढूंढ रहे होते हैं कि किसी तरह उसको इस सीट से हटा दिया जाए। पहले तो वो सोचते हैं कि हमें उस शॉपिंग मॉल के प्रोजेक्ट दोबारा से बंद करवा दिया जाए, पर दूसरे कहने लगते हैं कि ऐसा हम बार नहीं कर सकते, अगर हम एक बार कर लेंगे तो उसके बाद कभी भी नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज को भूल जाओ। जो कहती है कि अगर छोटा भाई उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज होता है तो कैसा होगा, ये तो उनके लिए सबसे बड़ी सरदर्द बन जाएगी ना। अभी ही कहकर जियोंग ने कोई ना कोई प्लान सोच लिया था। जिहान जो अपने टीम लीडर के पास होता है तो वो दुहान के बारे में बातें करने लगता है कि पता नहीं अब ये दुहान क्या चाहता है, तो वो भी आगे से जिहान से कहने लगता है कि दुहान तो बस उसी लड़की के बारे में सोच रहा है। तो जिहान कहता है कि अभी मैं अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहता हूँ, प्लीज उस लड़की आजियों का नाम अंदर लो भी ना। तो वो बताने लगते हैं कि ना तो चेयरमैन फोन उठा रहे हैं और ना ही तुम्हारा भाई फोन उठा रहा है, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। तो जिहान को तो गुस्सा आ रहा होता है, कहने लगता है कि इन दोनों की वजह से मेरा इतना प्यारा टावर बर्बाद होने वाला है, पता नहीं मेरा क्या होगा, इन दोनों के दरमियान मैं ही पता नहीं क्यों आया हुआ हूँ, और वो भी इन आंट्स की वजह से। उनतिक भी कहने लगता है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि इनका रास्ता ही बंद कर दो, फिर तुम्हारे टावर को बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो बात जिहान के मन में बैठ चुकी थी। और इधर हमें आजियोंग दिखाई जाती है जो सुबह उठकर बाहर आती है तो सभी के मुंह लटके हुए थे। ये देखकर पूछने लगते हैं कि आप लोगों का क्या हुआ है, तो उसे बताया जाता है कि स्टॉक की प्राइस नीचे जा रही है जो तुम्हारे डैड ने लिए थे, और इसी बात को लेकर उसके डैड काफी गुस्सा कर रहे होते हैं। और उसकी सिस्टर भी कहने लगती है कि जैसे ग्रैंडसन ने अपने नाजायज ग्रैंडसन के बारे में सबको बताया तभी से स्टॉक की प्राइस नीचे गिरने लग गई। अब ये बात सुनते ही आजियोंग तो सब बाहर निकाल देती है, जो भी वो पी रही थी वो भी अपने ब्रदर इन लॉ पर, वो भी बेचारा गुस्सा नहीं करता और बस अपने आप को साफ करवाने लगता है। पर उसके डैड तो अपनी स्टॉक प्राइस को लेकर बैठे हुए तो कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता उसका ग्रैंडसन कौन भी है, पर मेरे स्टॉक की प्राइस नीचे नहीं जानी चाहिए। देखकर आजियोंग की मॉम का भी गुस्सा आ जाता है, कहने लगते हैं कि अब बस कर दो। अब इन सब बातों की वजह से सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, पर आजियोंग और उसकी सिस्टर पीछे से रह जाते हैं। आजियोंग की सिस्टर से कहने लगते हैं कि तुम डैड की बर्थडे पर सरप्राइज देना चाहती थी ना, वो भी हेयर इम्प्लांट्स का, तो अब तुम्हें वही डैड को सरप्राइज देना चाहिए। ये बात सुनकर तो आजियोंग को चुप सी हो जाती है। तो उसकी बहन कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं, जबकि तुमने कभी भी डैड को बर्थडे पर गिफ्ट नहीं की दिया। ये कह करके मैं पैसे जोड़ी हूँ वो भी डैड के हेयर के लिए। आजियोंग तो इस बात पर भी कुछ नहीं बोलती, तो वो भी कहती है कि मैं हॉस्पिटल ढूंढ लूंगी, बस तुम मुझे पैसे दे देना, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। ये कहकर अपने हस्बैंड को देखने के लिए चली जाती है कि हनी तुम ठीक तो हो। अब आजियोंग इन बातों के बाद अपनी दोस्तों के पास जब आकर बैठी हुई थी तो उसे दुहान का मैसेज आता है, जो उसे कहने लगता है कि जो ऑफर मैंने तुम्हें दी थी वो अभी भी है, अगर तुम दोबारा से उस ऑफर को अपनाना चाहती हो तो अभी हाँ कर दो। बट ये देखने के बाद भी आजियोंग उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती और फिर अपनी दोस्तों को वही वाली पूरी कहानी सुनाने लगती है जो दुहान ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। तो वो लोग भी कहते हैं कि ये तो तुम्हारा वही पुराना दोस्त है ना, तो उसने एकदम से तुम्हें शादी के लिए कैसे कह दिया, तुम लोगों को साथ में बाहर जाना चाहिए था और फिर उसे कहना चाहिए था कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, ना तो तुम लोगों ने डेट की, तो ये सब काम इतना फास्ट कैसे हो गया। तो आजियोंग कहती है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता। तो दूसरी कहती है कि कभी कभी काम बहुत फास्ट हो जाते हैं, क्या पता उसे ये पहले से पसंद हो, पर अभी तक आजियोंग ने उन्हें ये बात बिल्कुल भी नहीं बताई थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होने वाली है। तो उसकी दोस्त कहते हैं कि क्या पता उसके पास पैसा ना हो, तो वो कहती है कि उसके पास बहुत पैसा है, यहाँ तक कि उसकी अपनी कंपनी है, कार और हाउस सब कुछ है। और वैसे हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब आजियोंग अपने साथ दुहान को भी पार्ट टाइम जॉब के लिए ले गई थी एक दफा। दुहान तो काम करने के बाद भी उसे ये कहता रहा कि मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था, तो मुझे धक्के से लेकर आई हो। पर आजियोंग कहती है कि देखो हमें पैसे भी तो मिले हैं और ये सारे पैसे मैं अपने काम में लगाऊंगी ताकि मैं फेलियर ना बनूं, क्योंकि सब जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किया वो मेरी मेहनत की कमाई होगी। यहाँ तक कि बैठ कर प्रे भी करने लगती है और फिर जाते हुए दुहान से पूछते है कि तुम इन पैसों का क्या करोगे, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें इन्वेस्ट करूंगा। ये सुनकर वो कहती है कि तुम मुझ पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुम्हें
खुद पर यूज करने चाहिए ना। तो वो कहता है कि कुछ नहीं होता, मैं तुम पर यूज करूंगा। पर आजोंग उसे यही कहती है कि मैं इन्हें वेस्ट कर दूंगी। बट उस टाइम पर दोहान को इस चीज से भी कोई मसला नहीं हो रहा था, पर आजोंग तो उसकी बातों की वजह से पहले फेलियर बनकर बैठी हुई थी। तो ये भी उसको सर ऊपर करने को बोलता है और ये भी कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए और मुझे तुम्हें पैसे देने पर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। तो उसकी सब बातें सुनने के बाद उसकी दोस्तें कहने लगती है कि तुम्हें भी अपने डैड के लिए भी उससे पैसे मांग लेने चाहिए ना, ताकि हेयर इम्प्लांट करवा पाओ। अभी उसकी दोस्तें ये सब बातें कह ही रही होती हैं तो आजियोंग को याद आता है कि उसकी तो पार्ट टाइम जॉब है। तो काम का कहकर वो वहाँ से चली गई थी और आजियोंग की पार्ट टाइम जॉब कोई और नहीं होती बल्कि बच्चों को इंटरटेन करना होता है, वो भी एक मंकी बनकर। और उससे बात करने के लिए वहाँ पर जिहान भी आ जाता है। जिहान भी बैठकर इसकी परफॉर्मेंस को देख रहा होता है। अब यहाँ पर ये सारा ड्रामा चल रहा होता है। जैसे ही एक्टिंग एंड होती है तो आजियोंग ने भी उसे देख लिया था, क्योंकि गलती से उसकी टॉफी जिहान को भी जाकर लग गई थी। अब दोनों बैठकर बात करने लगते और जिहान उसके साथ काफी अच्छे से बात कर रहा होता है। तो आजियोंग भी कहने लगती है कि पहली वाली बात से बात नहीं बनी तो तुमने अपने मनाने का मेथड चेंज कर लिया है ना। तो जिहान कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कहकर उसको इन्वेलप निकालकर पैसे देने लगता है। कहता है कि वो वाली अमाउंट नहीं है जो हम दोनों में बात हुई थी, बल्कि ये तो मैं तुम्हें वैसे ही दे रहा हूँ, जो भी तुम इन पैसों से करना चाहो कर सकती हो। और ये किसी से लिए हुए पैसे भी नहीं है, बल्कि मेरे अपने पैसे हैं। मैं ये पैसे सेव करता रहा जो भी मुझे जॉब से मिलते थे और अब ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम खुश होकर इसे यूज कर सकती हो। और मेरे भाई से दूर रहना, अगर तुम उससे दूर हो जाओगी तो वो तुमसे खुद ब खुद ही दूर हो जाएगा। तो आजियोंग कहती है कि तुम दोनों भाई एक अम्ब्रेला और साल्ट की तरह हो, तो मुझे किसकी बात माननी चाहिए, अम्ब्रेला की या साल्ट की। तो वो कहता है कि अम्ब्रेला की। ये सुनकर आजियोंग कहती है कि मैं अगर कहूँ कि अम्ब्रेला तुम नहीं हो बल्कि दोहान हो तो क्या मतलब मुझे उसकी बात माननी चाहिए। तो जिहान भी कह देता है कि अम्ब्रेला मैं हूँ। अब आजियोंग उससे पैसे तो नहीं ले रही होती, पर जिहान उसे खुद ही पैसे पकड़ाकर वहाँ से चला गया था और हमें उन तक दिखाया जाता है जो कॉफी शॉप पर आता और कॉफी का ऑर्डर भी देता है। और वो लड़की भी इसे पहचान गई थी। तो ये भी कहने लगता है कि आपके मुझे पहचानती हो। तो वो कहती है कि हर बार तो आप यहाँ से कॉफी लेने के लिए आते हो। यहाँ तक कि उस लड़की को ये भी पता था कि ये कहाँ पर जॉब करता है। और जैसे इसका ऑर्डर ले रही होती है तो वो इससे इसके नंबर का भी कहती है। ये सुनकर तो वो इतना खुश हो जाता है और अपना नंबर देने वाला होता है, वो भी कार्ड के थ्रू। पर वो कहती है कि मैंने नंबर मांगा नहीं है, बल्कि आपने नंबर यहाँ पर लिखना है। तो वो कहते हैं कि अच्छा लिखना है। ये कहकर लिखने तो लगता है, पर साथ में ऊंची ऊंची बोल भी रहा होता है ताकि वो लड़की इसका नंबर सुन ले। अब कॉफी लेने के बाद जब उन तक कार में आकर बैठता है तो सेक्रेटरी इसका वेट कर रहा था और कहने लगता है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया था। और जिहान और दोहान को लेकर इन दोनों में बात स्टार्ट हो जाती है। उन तक तो इसी बात को लेकर बैठा होता है कि जिहान क्या करेगा अगर दोहान उसका कहा हुआ नहीं मानेगा। तो वो कहते हैं कि अभी तक पोजीशन किसी के पास नहीं गई, तो मतलब चांसेस अभी भी है हमारे पास। ये कहने के बाद वो वही वाले कूपन्स भी दिखाने लगता है जो जिहान ने उसे दिए थे। और इधर हमें जिहान दिखाया जाता है जो कंपनी से बाहर आता है। तो बारिश हो रही थी, बारिश को देखकर उसको अपना वही वाला पास याद आता है जितनी एज में उसकी मॉम की डेथ उसके सामने हुई थी, वो भी कार एक्सीडेंट में। और इन्हीं सब बातों को याद करके वो सैड हुआ था। और हमें आजियोंग के डैड दिखाए जाते जो हेयर इम्प्लांट के लिए आए हुए थे और वहाँ पर डॉक्टरों ने बता रहे होते हैं कि आपके यहाँ तक बाल आएंगे। वो तो और भी ज्यादा बाल करवाना चाहते थे और आजियोंग की कैरी होती है कि जितने ज्यादा बाल कर सकते हो उतने बाल हमने इम्प्लांट करवाने हैं। ये सुनकर डॉक्टर भी उन्हें सब सजेशंस वगैरह देने लगता है। और बाहर आने के बाद जब पे करने की बारी होती है तो आजियोंग सोच में डल जाती, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते और अगर वो पैसे लगाना चाहती है तो उसको जिहान के दिए हुए पैसे यूज करने होंगे। और इसी में वो फंसी होती है कि मुझे क्या करना होगा। तभी वो पैसे देने से मना कर देती और वहाँ से अपने डैड को भी मना कर लेकर जा रही होती है। पर उसकी सिस्टर कहने लगती है कि ये तुम क्या कह रही हो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम्हें यहाँ पर हमें लेकर आने नहीं चाहिए था, हम इतनी दूर आए ही क्यों। तो वो अपनी सिस्टर को मनाती तो नहीं अपने डैड के सामने, बस उसके कान में बात कहती है कि अगर यहाँ पर मैंने डैड पर पैसे लगा दिए तो मैं अपना कुछ ऐसा खो दूंगी जिस पर तुम बस चुप ही हो जाओ और चुप करके मेरे साथ चलो। अब ये बात सुनकर उसकी सिस्टर भी उसके साथ जाने लगती है। और इधर हमें दोहान दिखाया जाता है जो चुप करके बैठा हुआ था। जिहान दिखाया जाता है जो अपने डॉग के पास होता है। तभी उसे आजियोंग की कॉल आती है तो उसकी कॉल अटेंड करके ये कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में अब कोई बात रहती है। और वैसे सीन कट होकर आजियोंग के पास पहुंच जाता है जो बैठकर अकेली ड्रिंक कर रही होती है। वहीं पर जिहान भी आ जाता है आजियोंग के बुलाने पर ही और उसके सामने आकर बैठ गया था। और जैसे ही वो आकर बैठता तो ये भी उसके पैसे से वापस कर देती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पैसे तुमसे नहीं ले सकती। तो वो कहते हैं कि अब क्या हुआ, तो मेरे पैसे क्यों नहीं ले सकती हो। तो आजियोंग भी बोल देती है कि मैं ऐसे पैसे नहीं लेना चाहती जिस पर मुझे वापस पैसे भी करने पड़े। तो कहता है कि मैंने तुम्हें कब बोला कि तुम्हें वापस पैसे करने होंगे। पर आजियोंग उसे अपने साथ ड्रिंक करने को बोलती है तो वो भी कहता है कि मैं जिन्हें जानता नहीं होता उनके साथ ड्रिंक नहीं करता। तो ये भी कहती है कि चलो ठीक है, मैं अकेले तो ड्रिंक करने वाली नहीं हूँ, तो दोहान को ही कॉल कर लेती हूँ। दोहान को कॉल करने वाली होती है तो जिहान भी उसके सामने ड्रिंक का ग्लास कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ पीने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर उसने उसके साथ ड्रिंक तो कर ली थी, पर आजियोंग भी कहने लगती है कि क्या ये अच्छी बात है कि छोटा भाई बड़े भाई से हर चीज ले ले, उसके कपड़े चीजें और भी सब कुछ। तो कहने लगता है कि मैंने कब बोला कि मैं उसे हर चीज ले रहा हूँ। और आजियोंग की बातों की वजह से वो उसे बताता है कि अगर दोहान ना होता तो मैं इस दुनिया में ना होता, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ और उसके लिए सब कुछ करूंगा। ये सुनकर वो कहने लगती है कि मुझे तो ये सब सुनकर गूज़बम्स आ रहे हैं। तो वो कहता है कि हमारी दुनिया में ये सब नॉर्मल है और क्या तुम्हें ये अजीब लग रहा है। तो वो कहती है कि मुझे क्यों अजीब लगना है, ये तुम लोगों के मसले हैं, पर वहाँ पर सांस लेने में तो मुश्किल होती होगी ना। तो जिहान कहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं दोहान के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि मैंने उसके साथ नहीं बोला बल्कि तुम्हारे बारे में बोल रही हूँ। ये जिहान, तुम्हारे एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि तुम उसे खुश तो करना चाहते हो पर थोड़े नर्वस भी हो किसी रीजन को लेकर, और तुम्हारे इन्हीं एक्सप्रेशन को देखकर दोहान तो वैसे ही खुश हो जाएगा और तुम्हें उसके लिए कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो तुम्हारे इस तरह के एक्सप्रेशन देख ले और तुम्हें समझ ले। आजियोंग उसे दोबारा से ड्रिंक करने को बोलती है पर वो उसे मना कर देता है कि मैं एक गिलास से ज्यादा किसी के साथ नहीं पीता। तो ये भी कहती है कि ठीक है, मैं भी दोहान को कॉल करती हूँ। तो ये सुनते साथ ही वो उसके साथ ड्रिंक करने के लिए दोबारा से तैयार हो गया था। और हमें तक जिहान के ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं जो आजियोंग के आने का वेट कर रहे होते हैं। उनका सेक्रेटरी उनसे कहने लगता है कि शायद वो ना आए जल्दी, इसलिए हमें आज के लिए वापस चले जाना चाहिए, किसी दिन और आ जाएंगे। पर ग्रैंडपा तो जाने के लिए तैयार नहीं होते। इतने में उन्हें आजियोंग भी नजर आ जाती है जो ड्रंक होकर गिरती गिराती आ रही होती है और ग्रैंडपा भी उसे देख रहे थे। तभी पीछे से जिहान भी नजर आता है जिसे देखकर तो ग्रैंडपा शॉक हो गए थे कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। अब दोनों की तो ड्रिंक करने के बाद उल्टी सीधी बातें नहीं खत्म हो रही होती और जिहान ने तो ये तक बोल दिया था कि ड्रिंक करने के बाद मुझे अपने
घर का ड्रेस भूल जाता है, इसीलिए वो उसको कार की तरफ लेकर जा रही होती और वो ग्रैंडपा की कार होती है, पर वो टैक्सी समझकर उसे उस तरफ लेकर आ रही होती और दोनों ही कार में आकर बैठ गए तो ग्रैंडपा को आगे बैठना पड़ता है। सेक्रेटरी को तो उसने ड्राइवर बना लिया था और ड्राइवर को ये भी बताने लगते हैं कि ये लड़का भला कौन है, ये एलजी ग्रुप के चेयरमैन का ग्रैंडसन है। ये बात सुनकर जिहान कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि किसी को भी मेरे बारे में मत बताओ, क्योंकि ग्रैंडपा को अच्छा नहीं लगता। तो वो कहती है कि क्यों नहीं अच्छा लगता, तो जिहान बताने लगता है कि ग्रैंडपा को मैं ही अच्छा नहीं लगता हूँ, बल्कि किसी को भी मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, जैसे कि तुम्हें, दोहान को और बाकी सब लोगों को। तो आजू कहने लगती है कि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, बल्कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, जो भी मुझे ड्रिंक्स बाय करके देगा वो मुझे अच्छा लगने लगेगा। ये सुनकर तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें और भी ड्रिंक्स ले दूंगा। तो आजयोंग भी खुश हो जाती है और ग्रैंडपा सारी बातें बैठकर सुन रहे होते हैं। आजयोंग तो जिहान से ये भी कह देती है कि मैं तो ग्रैंडपा से मिलना चाहती हूँ ताकि मैं उन्हें बता पाऊँ कि जिहान कितना अच्छा लड़का है। पर जिहान कहने लगता है कि तुम यहाँ पर तो बोल रही हो, पर ग्रैंडपा के सामने तुम कुछ भी नहीं बोल पाओगी, वो देखने में बहुत ज्यादा सख्त लगते हैं। पर आजयोंग कहते हैं कि नहीं, मैं बोलूंगी, मुझे उनसे मिलवाओ तो सही। पर उसे ये नहीं पता कि आगे वाली सीट पर तो ग्रैंडपा बैठे हुए हैं। आजयोंग तो ये तक भी बोल देती है कि तुम्हें पता है कि मैं दुहान से शादी क्यों कर रही हूँ। आगे की उसकी सच्चाई बताने से पहले बात बदली जाती है, जिसकी वजह से आजयोंग कुछ भी नहीं बताती। और फिर जिहान भी सो गया था और ये भी देखने लगते है कि क्या हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि उसे ये रास्ता दुहान के घर की तरफ का नहीं लग रहा होता। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल ठीक रास्ते जा रहे हैं। ये कहकर वो ग्रैंडपा के घर उसे लेकर जा रहे होते हैं और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।